Hello, good morning, friends. Good morning, sir. Good morning, good morning. So, I need you all to on your cameras, please. जिससे कि मैं देख पाऊँ कौन कौन अच्छे बच्चे इस क्लास में हैं. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग. ओके. और भी सब लोग अपने कैमरास ऑन कर सकते हैं. उससे एक्चुअली होता क्या है ना कि थोड़ा एक इंटरेक्टिव क्लास बन जाती है जिसमें मैं आपको देख के समझ सकता हूँ कि आपको कुछ समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है. ठीक है. तो इट्स नॉट फॉर माय बेनिफिट, ये आपके बेनिफिट के लिए है. ओके. तो हाय एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर चित्रांश शर्मा. मे बी आप लोग मुझे जानते होंगे जब भी इस क्लास में आए हैं अपन. ठीक है. बट सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि इस क्लास के लिए अराउंड 125 लोगों ने इनरोल करा था. ठीक है. बट अभी अपन सिर्फ है 50 लोग. इसका मतलब पता है आपको क्या होता है? मतलब 125 ने जो मतलब इनरोल करा और ओनली 50 आए. क्या लगता है आपको इसका सेंस क्या है? कोई भी बता सकता है. बताइए खुशी मैम, क्या लगता है आपको उसका क्या सेंस बन रहा है इस बात का? Sir, the people who joined are serious about their field. राइट 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 राइट. मतलब आप 50% जो अपना कंपटीशन है उसको पहले ही हटा चुके हो. ठीक है. तो ओके, आज अपन एक फन लर्निंग करेंगे. सिर्फ मैं बोलूंगा नहीं. इट्स अ बाय मैनुअल टास्क या फिर बाय मैनुअल क्लास जिसके अंदर अपन डिस्कशंस करेंगे. ओके. तो मैं अपनी स्क्रीन को शेयर कर रहा हूँ. किसी को बीच में एनी डाउट आता है यू कैन आस्क मी. और लगेगा तो एट द एंड वी कैन ऑल्सो टेक इट. सो बिफोर स्टार्टिंग द क्लास मैं पहले थोड़ा सा अपने बारे में इंट्रोडक्शन दे देता हूँ. माई सेल्फ डॉक्टर चित्रांश शर्मा. आई स्कोर्ड ऑल इंडिया रैंक 1 इन एसवी निर्ता 2022 when I was in fourth year. Okay. और this year when I was in internship I secured जामिया मिलिया इस्लामिया में all India rank 1 in neurology. ठीक है. तो बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि ये दोनों कॉलेजेस में क्यों नहीं गए आप. ठीक है. तो मैं ये बोलता हूँ इन दोनों कॉलेज ने मुझे लिया नहीं. ठीक है. ड्यू टू माई इंटर्नशिप. ठीक है. तो लेट्स सी अगली बार क्या होता है. बट ये एक मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है. अब अपन अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं. सो आज का अपना टॉपिक है लंबर स्पाइन, द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपोमोबिलिटी एंड डिस्क कंडीशन. ठीक है. तो लंबर स्पाइन. सो सबसे पहले तो ये जो टर्म है ना लंबर स्पाइन, ये खुद ही एक मिसनोमर है. वाई आई एम सेइंग दैट ये अभी थोड़ा आगे पता चलेगा. सो सबसे पहले अपन देखते हैं व्हाट इज लंबर स्पाइन एंड जनरल इंट्रोडक्शन क्या है अपनी लंबर स्पाइन का. सो दिस इज अ मैन. ये अपने पास एक बहुत अच्छा मैन है जिसको हम पीछे से देख रहे हैं. ओके. सो व्हाट स्ट्रक्चर वी कैन फाइंड. तो सबसे पहले दिस इज हेड ऑफ अवर पेशेंट और हेड ऑफ अवर जो बंदा है उसका. these आर द शोल्डर्स. दिस इज द बैक रीजन. दिस इज नेटिस एंड दिस इज द नेटल क्लेफ्ट. ठीक है. तो वी कैन अप्रिशिएट दैट वी हैव अ लॉन्ग वर्टिब्रल कॉलम और वी कैन से अपने पास बढ़िया सा बैक है अपने पेशेंट का. For example, if I remove the skin, I remove the fascia, I remove the muscles. So what I will find? I will find a vertebral column, right? So we have a brain, we have spinal cord. These structures are very delicate in nature. Okay? They can't handle pressure, they can't handle hypoxia and anything like that. So God ने इनको prevent करने के लिए क्या करा है? God has provided some bony covering, right? So to protect brain, we have skull. To protect our spinal cord, we have vertebral column. ठीक है. तो दिस इज वर्टिब्रल कॉलम एंड आज जो हम प्रॉब्लम्स डिस्कस करने वाले हैं वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट लंबर वर्टिब्रल कॉलम प्रॉब्लम. राइट. नॉट लंबर स्पाइन प्रॉब्लम. दैट्स व्हाई इन स्टार्टिंग आई सेड कि लंबर स्पाइन जो टर्म ले रखा वो खुद मिसनोमर है. ठीक है. तो लंबर स्पाइन स्लैश हमें हमेशा याद रखना चाहिए वी आर टॉकिंग अबाउट लंबर वर्टिब्रीज. ओके. सो हम देखते हैं पीछे से तो हमें कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखता है. ओके. तो vertebral column has we have vertebral column. So vertebral column which is present in cervical spine is known as cervical vertebrae. Vertebrae which are present in chest region are known as thoracic vertebrae. Vertebrae which are present in lumbar spine are known as lumbar vertebrae. And जो sacrum में we call it sacral vertebrae, जो coccygeal area में I call it coccyx vertebrae. ठीक है. तो cervical, thoracic, lumbar, sacrum and coccyx. दिस इज फ्रॉम पोस्टीरियर व्यू जिससे हम देख सकते हैं वी अप्रिशिएट स्पाइनस प्रोसेस इन आवर पेशेंट्स. ठीक है. दिस इज फ्रॉम एंटीरियर व्यू एंड दिस इज फ्रॉम लेटरल व्यू.
अभी हमको सिर्फ देखना है लंबर एरिया. तो वी हैव 5 lumbar vertebrae, L1, L2, L3, L4 and L5. They all are connected to each other. So single lumbar spine कुछ इस तरीके से दिखता है. सबसे पहले what we see vertebral body. Okay, so one vertebral body articulates with above vertebral body and lower vertebral body and makes intervertebral joint. Okay, so body in body interbody joint / intervertebral joint. इसके बाद we can find a area, we call it foramen. So foramen क्या होता है? जैसे कोई भी important structure pass करता है, तो we have vertebral foramen. इसके अंदर से अपना spinal cord pass करता है. Okay, spinal cord is a part of central nervous system. Then we have one spinous process, we have two transverse processes and some facets. ठीक है, तो this is L1, this is L2, L3, L4, L5. What I am saying, between L1 and L2 or L2 and L3, we have 3 joints. First joint is between body and body, which is known as interbody joint or intervertebral joint. इसके अलावा और कौन से होते हैं? इसके अलावा we have two facets joint. ठीक है, 2 facet joint, one left facet joint and one right facet joint. तो ये जो हमें स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये अपने facet joints है. तो left facet joint and right facet joint. So we can say between L1 L2 we have 3 joint, between L2 L3 we have 3 joint, and so on. So every vertebrae articulates with another vertebrae and makes 3 joint, one interbody joint and 2 zygoepiphyseal or facet joint. Okay, so this was the basic, and between two vertebral bodies we have a disc. Okay, this is the disc. Disc is made up of 3 parts. The inner part, which is gelatinous in nature, is known as nucleus pulposus. Around nucleus pulposus we have a hard part which is known as annulus fibrosus, and above the disc and below the disc we have vertebral end plates which help in nourishment. ठीक है, वो diffusion के process में हमारी मदद करते हैं. So this was a very basic idea कि लंबा स्पाइन से दिखता कैसे. But our class was not about this ना. तो अपना आज का ये काम है, we have to find or we have to understand कि whenever there is hypomobility mobility means movement. So whenever there is decreased movement in lumbar spine, so how we can identify, how we will assess and how we will treat. ठीक है, and we will also talk about some disc conditions जिसके अंदर we can use different type of manual therapies. So we have completed our introduction of lumbar spine. Now second thing we have to remember, what are the characteristic of a hypomobility dysfunction. ठीक है, तो जो यहाँ पे फीचर्स we are going to discuss, ये पूरी बॉडी में कहीं भी यूज कर सकते हैं हम. ठीक है, बट चूंकि we are talking about lumbar spine, तो we will integrate all these points with lumbar spine. ठीक है, सबसे पहले we have altered pattern of movement. So whenever we have hypomobility at lumbar spine, so for example I have to bend, I have to extend my trunk, जो भी चीजें मुझे करना है, ये कैसी होती है? They all occur in very predictable manner. For example, फ्लोर से मुझे किसी चीज को उठाना है, तो first my lumbar spine will flex, then my sacrum will flex, then there will be flexion at hip joint. So this occurs in a very predictable manner. When I have to extend my spine, first sacrum will go back, then lumbar spine will extend. ठीक है, but whenever there is hypomobility dysfunction or hypomobility syndrome, this pattern will be altered. So if we know what is normal, then we can appreciate what is abnormal. ठीक है, तो पहले हमको normal biometrics पता होना चाहिए. दूसरा चीज है decreased range of motion. Bro, we are talking about hypomobility syndrome, तो for sure decreased range of motion तो होगा ही होगा. ठीक है, either flexion में होगा और extension में होगा और lateral flexions में होगा या फिर rotations में होगा, किसी में भी सेम चीज अपन को देखने को मिल सकती है. थर्ड थिंग, हो सकता है, नहीं भी हो सकता है. ओके, तो दिस इज टिश्यू और जॉइंट स्वेलिंग. ठीक है, तो बहुत बार क्या होता है, आई सेड कि अपने पास 3 जॉइंट्स हैं. कौन कौन से? इंटरबॉडी जॉइंट एंड 2 फेसेट जॉइंट्स. तो देयर इज इन्फ्लामेशन एंड स्वेलिंग अराउंड दीज zygoepiphyseal और फेसेट जॉइंट्स. ठीक है, तो इस इन्फ्लामेशन की वजह से भी हाइपोमोबिलिटी कैन अकर. ठीक है, और टिश्यू अराउंड आवर वर्टिब्री लाइक मसल्स कैन आल्सो गो इन इन्फ्लामेशन और स्वेलिंग प्रोसेस. Then we have altered joint play. So can anybody tell me what is joint play? Anybody? Movements which is occurring the articulation of the spines, in between the spines. Okay, how we can assess it?
uh, by doing some movements test manually. I'm sorry. Okay, right, good. So joint play. So we know a term mobilization. है ना? We know a term mobilization. In mobilization, we perform gliding movements, right? So gliding movements are treatment approach, right? We use mobilization as treatment approach. बट वी नो जब भी हम अपने मूवमेंट्स करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं अपने आर्म को अपडक्ट कर रहा हूँ, अडक्ट कर रहा हूँ, फ्लेक्शन कर रहा हूँ, एक्सटेंशन हो रहा, सम मूवमेंट्स आर अकरिंग एट माय जॉइंट, दीज आर नोन एज एसेसरी मूवमेंट्स. ठीक है, तो इफ आई चेक ओनली एसेसरी मूवमेंट्स बाय अप्लाइंग मैनुअल प्रेशर, दिस इज नोन एज जॉइंट प्ले. So in normal or healthy individual, joint play will be normal, and in abnormal condition, the joint play will be decreased. Okay, so we can achieve joint play in same manner we do mobilization. Okay, then there will be abnormal end feel. So can anybody tell me what is end feel and how can we check it? End feel is a characteristic feeling which is felt by the therapist at the end range of the motion by doing the passive movement, especially at the end range of the movement. Right. ठीक है. So what madam is saying कि whenever we do a passive movement, for example, I have to check end feel at my shoulder joint, end feel of flexion at shoulder joint. So I will do flexion passively and at range end range what I will feel. So I can feel elastic nature or I feel कि bone से bone टकरा रही है या फिर any other thing. So whatever I am feeling at end range is known as end feel. So every movement has a peculiar end feel. फॉर एग्जाम्पल एल्बो एक्सटेंशन हैज अ बोन टू बोन इनफील्ड. ठीक है, उसके अलावा कुछ होगा तो देयर इज अ प्रॉब्लम. सो व्हाट आई एम सेइंग कि देयर विल बी एबनॉर्मल एंड फील्ड. तो अपन को चेक कैसे करेंगे? वी हैव टू परफॉर्म पेसिव मूवमेंट एट वर्टिब्रल कॉलम और उसका एंड पे व्हाट वी आर फीलिंग इज इट्स एंड फील्ड. सो इफ वी आर सेइंग कि इसका एबनॉर्मल एंड फील है तो वी कैन से इट्स अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हाइपोमोबिलिटी डिसफंक्शन. Then we can also have tight or short muscles around the spine. For sure, कभी एक तरफ का मसल टाइट होगा तो देयर विल बी डिक्रीज रेंज ऑफ मोशन इन द अपोजिट डायरेक्शन. ठीक है, इफ देयर इज टाइटनेस ऑफ एक्सटेंसर्स ऑफ स्पाइन देन देयर विल बी डिक्रीज फ्लेक्शन ऑफ स्पाइन. ओके, लास्ट थिंग इज इनहिबिशन ऑफ एंटागोनिस्ट. सो कैन एनीबडी टेल मी कि इसका क्या सेंस बन रहा है? व्हाट इज इनहिबिशन ऑफ एंटागोनिस्ट? Sir, it means that the muscles which are opposing the main movement are getting loose or they have been uh, suppressed. ओके, ठीक है, इसके लिए स्टार लगा लीजिए. ठीक है, वी विल डिस्कस अबाउट इट इन द लेटर इन दिस सेक्शन. ठीक है, सोचना क्या हो सकता है. ठीक है, सो राइट नाउ वी हैव डिस्कस कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हाइपोमोबिलिटी डिसफंक्शन. मतलब क्या क्या भैया प्रॉब्लम आ सकता है, व्हाट वी विल फील. नाउ जब भी हमको हाइपोमोबिलिटी लगता है तो व्हाट वी डू, वी जनरली डू मोबिलाइजेशन. राइट, अपन को ये पता है ना, इफ देयर इज डिक्रीज रेंज ऑफ मोशन परफॉर्म मोबिलाइजेशन, शोल्डर पे, एल्बो पे, स्पाइन पे, एनीवेयर इन द बॉडी. तो वो यहाँ पे लिखा हुआ. एक सेकंड. म्हणजे किती घाण दिसते अख्खी स्क्रीन गेली. तुला काय गरज होती का फेकायची? प्रांजल मैम आपका प्लीज से बंद करिए स्पीकर. ओके, so what I am saying here we are talking about manual therapy. Especially in this lecture we are considering manual therapy as only mobilization slash manipulation. So whenever I will say manual therapy it means either mobilization or manipulation. So why we perform mobilization or manipulation? There is only two reasons. First reason is to decrease pain and second reason is to increase range of motion. So we perform अपना mobilization for decreasing pain and increasing range of motion. But how mobilization is decreasing pain and increasing range of motion is not completely understood. So if something is not completely understood, we make hypothesis, right? Hypothesis मतलब कि it may happen or it may not happen. But जब तक अपने पास full proof कोई चीज नहीं है, we are thinking कि ऐसा कुछ होता होगा. So how mobilization in decreasing pain and increasing range of motion, इसके लिए we have two models. First model is neurophysiological model and another model is pathomechanical model. बट इसको स्टार्ट करने से पहले मैं चाहता हूँ प्लीज आप सब अपने अपने कैमरास ऑन कर लीजिए, अदरवाइज ऐसा लगता है कि सिर्फ मैं पढ़ने आया हूँ. सभी को करना है, इतने सारे बच्चे अपन 59.
ये विशाल सर भी आ गए हैं। ठीक है, तो लेट्स कंटिन्यू व्हाट आई एम सेइंग कि हाउ मोबिलाइजेशन इज डिक्रीजिंग पेन एंड इंक्रीजिंग रेंज ऑफ मोशन. फॉर दिस वी हैव टू थ्योरीज. फर्स्ट थ्योरी इज न्यूरोफिजियोलॉजिकल थ्योरी और न्यूरोफिजियोलॉजिकल मॉडल, एंड सेकंड वन इज पैथोमैकेनिकल मॉडल. एज द नेम सजेस्ट, वैसा का वैसा काम है, तो नाम जैसा काम. ठीक है, तो देर इज न्यूरोफिजियोलॉजिकल मॉडल. तो अकॉर्डिंग टू न्यूरोफिजियोलॉजिकल मॉडल व्हाट ही सेइंग कि फॉर एग्जांपल आपको किसी भी कारण से पेन हुआ, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपका इनिशिएशन ही पेन हुआ, तो वेन एवर देर इज अ पेन, आपका जो कंट्रोल सिस्टम होगा उसका कंट्रोल छूट जाएगा. वापस से मैं बता रहा हूँ कि वेन एवर वी हैव पेन, वेन एवर वी एक्सपीरियंस पेन, तो अवर जो न्यूरोफिजियोलॉजिकल मॉडल है, और वी कैन से अपना जो कंट्रोल सिस्टम है, अभी आगे देखेंगे व्हाट इज कंट्रोल सिस्टम, बट जो अपना कंट्रोल सिस्टम है उसका जो कंट्रोल आपके जॉइंट के ऊपर है वो कम हो जाता है. आई विल एक्सप्लेन दिस. तो व्हाट आई एम सेइंग कि यू एक्सपीरियंस पेन, पेन के बाद आपका जो सेंट्रल सिस्टम है या फिर आपका जो कंट्रोल सिस्टम है वो आपके जॉइंट को जैसे कंट्रोल करता है वो थोड़ा कम हो जाएगा. पेन कंट्रोल सिस्टम कंट्रोल जॉइंट को करना कम करेगा, उसकी वजह से देयर विल बी प्रोटेक्टिव मसल स्पाज्म. तो सिंपल एग्जांपल ऑफ प्रोटेक्टिव मसल स्पाज्म इज, मैं सुबह उठा और मुझे नीचे से कुछ हैवी ऑब्जेक्ट को उठाना है, तो मैं नीचे बेंड करा, मैंने किसी चीज को लिफ्ट करा, तो व्हेन आई विल लिफ्ट, और कभी जो वेट है लिफ्टिंग ऑब्जेक्ट का वो बहुत ज्यादा है, तो व्हाट विल हैपन, माय स्पाइन विल बी डैमेज्ड. So to protect my spine, my muscle will go under protective muscle spasm. Slash we also call it muscle guarding. तो protective muscle spasm, muscle guarding. सेम चीज PIVD के केसेस में होती है. That's why we say patient को कि आप क्या करिए, आप हॉट पैक्स लगाइए, जिसकी वजह से जो मसल स्पास्म में गई है वो रिलैक्स हो जाएंगे, तो पेशेंट का जो पेन है वो उस तरीके से कम होगा. ठीक है, तो अपन ने बोला कि कंट्रोलिंग सिस्टम जो है इट्स नॉट वर्किंग प्रॉपरली. तो व्हाट इज कंट्रोल सिस्टम? तो in control system we have many things. So first thing which we have in our control system is neural control या फिर neural system. So our central nervous system which includes brain and spinal cord, and our peripheral nervous system which includes all the nerves in our body. So CNS and PNS. Second thing we have passive structures. Can anybody tell me what are passive structures and what are active structures in musculoskeletal system? कुछ पेसिव कुछ एक्टिव. पता होगा यार, ऐसा तो नहीं है इतने लोगों में किसी को नहीं पता. इट्स नॉट पॉसिबल. बताइए मीरा मैम, व्हाट आर पेसिव स्ट्रक्चर्स एंड व्हाट आर एक्टिव स्ट्रक्चर्स? Passive structures are bones in our body, and active structures that can move, that are muscles or tendons of the muscles. एक्टिव स्ट्रक्चर इज मसल, मतलब एनीथिंग विच कैन कॉन्ट्रैक्ट comes under active component or active structure. But passive, okay, tendon and muscle, tendon, capsule, ligaments, all these come under passive structure because they cannot contract. तो जो चीज कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकती वो पेसिव स्ट्रक्चर के अंदर आती है. एंड द थिंग विच कैन कॉन्ट्रैक्ट, मतलब वी ओनली हैव मसल ना जो कॉन्ट्रैक्ट, तो इट कम्स अंडर एक्टिव स्ट्रक्चर. ओके, so we know कि we have passive structure, we have active structure, and we have neural system. ठीक है, central nervous system, peripheral nervous system, all these things work together. ये सब साथ में वर्क करती है और फिर आपके जॉइंट के ऊपर बढ़िया मूवमेंट्स होते हैं. तो नॉर्मल मूवमेंट विच वी कैन सी आर नोन एज फिजियोलॉजिकल मूवमेंट. फॉर एग्जांपल फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, अबडक्शन, एडक्शन, आई कैन सी देम बाय माय आईज. तो ऐसे सारे मूवमेंट जिनको मैं देख सकता हूँ दे कम अंडर फिजियोलॉजिकल मूवमेंट्स. और जिन मूवमेंट्स को मैं देख नहीं सकता, तो कौन से को नहीं देख पाऊंगा? द मूवमेंट्स विच आर अकरिंग एट अवर जॉइंट. ठीक है, तो जो जॉइंट पे मूवमेंट्स हो रहे हैं आई कांट सी देम. ठीक है, तो उनको कंट्रोल करने के लिए ये तीनों स्ट्रक्चर का इंटीग्रिटी अपन को बहुत ज्यादा जरूरत में है. ठीक है, तो वेन एवर देर इज पेन, तो देर इज प्रॉब्लम इन मस्कुलर फंक्शन, देर इज प्रॉब्लम इन पेसिव स्ट्रक्चर, एंड देर इज प्रॉब्लम इन नर्वस सिस्टम. तो इन तीनों के प्रॉब्लम की वजह से व्हाट इज हैपनिंग, there is no control of arthrokinetic movements. Arthrokinetic movements are movements which are occurring at joint only. ठीक है, इन सब के अंदर प्रॉब्लम आ रहा है. So if our arthrokinetic movement or our accessory movement is not good, our physiological movement will be affected. ठीक है, कभी यहीं पे प्रॉब्लम आ रहा है तो मैं पूरा हाथ को उठा नहीं पाऊंगा, नीचे नहीं ला पाऊंगा, अबडक्शन एडक्शन ये सब चीजें मैं नहीं कर सकता हूँ. ओके, सो
यहीं पे ये चीज बोल रहा है कि इन सब की प्रॉब्लम की वजह से व्हाट वी आर फेसिंग इंक्रीज पेन एंड डिक्रीज्ड रेंज ऑफ मोशन, ठीक है। सो इफ वी आर फीलिंग इंक्रीज्ड पेन एंड डिक्रीज्ड रेंज ऑफ मोशन, so what we will do manual therapy which includes mobilization plus manipulation, ठीक है। so manual therapy, whenever do mobilization manipulation, they stimulate sensory receptors in our joint. So there are many receptors in our joint and in our muscles, so they will stimulate it. So whenever we do manual therapy, it will stimulate sensory receptors. जब भी सेंसरी रिसेप्टर्स स्टिमुलेट होंगे तो कौन से, मैकेनिको रिसेप्टर्स एंड गोल्गी टेंडन ऑर्गन्स इन आवर मसल, जब भी these structure will be activated, there will be decrease in muscle tone, and if there is decrease in muscle tone, range of motion will increase and pain will decrease, right? okay, so एक बार और अपन रिवाइज करते हैं, अपन ने क्या बोला। we have said कि डिक्रीज रेंज ऑफ मोशन के या फिर हाइपोमोबिलिटी के दिन के भी मेनी रीजंस, राइट, बहुत सारे रीजंस हो सकते थे। तो अपन ने सिर्फ एक रीजन लिया जहां पे पेन इज कॉजिंग डिक्रीज रेंज ऑफ मोशन, पेन एंड मसल स्पाज्म वाज कॉजिंग डिक्रीज रेंज ऑफ मोशन। नाउ वी हैव टू परफॉर्म मोबिलाइजेशन टू डिक्रीज पेन एंड मसल स्पाज्म, दिस इज द फर्स्ट थिंग। ओके, हियर आई हैव रिटन कि increased range of motion and decreased pain will occur due to PGCT and DPSS. Can anybody tell me what are PGCT and DPSS? ये थोड़ा मैंने ज्यादा शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, इतना शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखना चाहिए था, बट फिर भी कोई मतलब कि फिगर आउट कर पा रहा है। These systems are related with pain or control of pain. Descending pain suppression system. Theory. Okay, pain gate control theory. Okay, अच्छा, can anybody tell me how descending pain suppressing system is more important than PGCT, or how DPSS can decrease pain more than PGCT? We call ना कि we will apply low tense to our patient, it will activate descending pain suppressing system, और उसका जो पेन रिलीफ होगा वो बहुत ज्यादा होगा, अराउंड 5 hours 6 hours, लाइक मॉर्फिन, ठीक है। एक तरफ पे आपने मॉर्फिन लिया और एक तरफ पे आपने लो टेंस लगाया, तो बहुत सारी स्टडीज ने आइडेंटिफाई करा कि सेम इफेक्ट आ रहा है। तो कोई बता सकता है ऐसा क्यों हो रहा होगा? अच्छा, ये कोई बता सकता है कि डिसेंडिंग पेन सप्रेसिंग सिस्टम के अंदर कौन से कंपोनेंट्स निकलते हैं, एनाल्जेसिक कंपोनेंट्स निकलते हैं बॉडी में? Endorphin, I think. एंडोर्फिन एंड एनकेफिलिन, ठीक है, दीज आर नेचुरल ओपियोइड्स, ठीक है। तो एंडोर्फिन स्लैश एनकेफिलिन इज इक्वल टू मॉर्फिन, ठीक है। तो ये ऐसे काम करता है, ठीक है। ओके, तो अभी हमने सिर्फ बात करा है कि अपना न्यूरोफिजियोलॉजिकल मॉडल के बारे में, बट अभी अपन को एक और मॉडल के बारे में समझना है विच इज पैथोमैकेनिकल मॉडल। तो एज द नेम सजेस्ट, पैथो एंड मैकेनिकल, फॉर श्योर देयर विल बी सम प्रॉब्लम, सम integral problem, right? For example, we said कि अपने पास 2 vertebrae हैं and between 2 vertebrae we have 3 joints. So first is interbody joint, then we have 2 facet joints. So if there is problem in 2 facet joint, or there is problem in interbody joint, or there is problem in disc, then it can also result in decreased range of motion, ठीक है। So it will come under pathomechanical model. So what I am saying कि problem in the spinal segment जो है, it is result of primary dysfunction, it will result in primary dysfunction. तो primary dysfunction means कि patient अपने पास कौन सी complaint से आएगा। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल टेल मी कि कोई पेशेंट आपके पास क्या कंप्लेन लेके आता है, वो ऐसा बोलता है क्या कि मेरे फेसेट जॉइंट्स डैमेज हो चुके हैं, या फिर मेरे फेसेट जॉइंट्स में स्टिफनेस आ रही है, वो कैसे आता है आपके पास, वो क्या बोलेगा? मुझे आगे झुकने में प्रॉब्लम आ रही है और पीछे में प्रॉब्लम आ रही है, लॉन्ग टर्म पेन हो रहा है जब वर्क करते हैं तब, और समटाइम्स में रिजल्ट इन टिंगलिंग, नमनेस। राइट। तो कहने का सेंस क्या बन रहा है कि पेशेंट आपके पास आएगा पेन से, डिक्रीज रेंज ऑफ मोशन से, ये प्रॉब्लम्स वो आपको बताएगा। तो दीज प्रॉब्लम आर रिजल्टिंग ड्यू टू प्रॉब्लम इन स्पाइनल सेगमेंट। So if there is problem in disc, if there is problem in some neural structure, or if there is some problem in our vertebrae, it will result in pain and decreased mobility. So the decreased mobility which is occurring due to pathomechanical model or pathomechanical systems, it is known as pathological hypomobility. Pathological hypomobility. So for example कि एक तरफ आपको hypomobility हो रहा था ड्यू टू पेन, दूसरी तरफ आपको हो रहा है हाइपोमोबिलिटी ड्यू टू स्ट्रक्चरल डैमेज, तो क्या दोनों के अंदर ट्रीटमेंट सेम होगा
या फिर अलग होगा, क्या होगा? मतलब क्योंकि वी हैव मोबिलाइजेशन ना, तो मोबिलाइजेशन तो अपन बोल रहे हैं सभी में आई विल यूज, तो दिस इज राइट और दिस इज रॉन्ग, और अलग होगा, ओके कैसे अलग होगा? मोबिलाइजेशन तो होगा पर उसके ग्रेड्स अलग होंगे, पेंट के लिए फर्स्ट और सेकंड, और शॉर्ट एंड मसल के लिए थर्ड फोर्थ। ठीक 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 राइट, ठीक है, वही चीज अभी अपन आगे देखेंगे कि हाउ मोबिलाइजेशन, द ग्रेड 1 ग्रेड 2 मोबिलाइजेशन इज हेल्पिंग इन न्यूरोफिजियोलॉजिकल मॉडल, एंड ग्रेड 3 एंड ग्रेड 4 इज हेल्पिंग इन पैथोमैकेनिकल मॉडल. Okay, so there is problem in spinal segment which is resulting in primary dysfunction. What is primary dysfunction? Our pain and decreased range of motion. Then there will be pathological hypermobility. If there is pathological hypermobility, range of motion can decrease in one direction. For example, सिर्फ flexion जाएगा, या सिर्फ extension जाएगा, या फिर सिर्फ lateral flexion जाएगा, या फिर सारे जाएंगे, flexion भी, extension भी, lateral flexion भी, and rotations भी. Okay, so what I am saying कि ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ एक डायरेक्शन में रेंज ऑफ मोशन कम हो, ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे डायरेक्शन में आपका रेंज ऑफ मोशन कम. ठीक है, एंड ये पेन भी क्यों हो रहा है? क्योंकि मैकेनिकल स्ट्रेसेस आ रहे हैं, सेम थिंग जो मैंने आपको पहले बताया. ओके, अब फॉर एग्जांपल पहले वापस से सब जने अपना कैमरा ऑन कर लीजिए. बहुत जल्दी बच्चे अपना कैमरा ऑफ करते हैं, आई डोंट नो व्हाई. प्रथमेश सर, ऐसा क्यों होता है? लोग, मैं आपसे जानना चाहता हूँ. मतलब मैंने बहुत बार देखा है ऐसा कि बच्चा 2 मिनट के लिए ऑन करेंगे सर, उसके बाद चलो चलो कोई देख नहीं रहा, बंद कर देते. मैं देख रहा हूँ, ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ. अच्छे फेसेस दिखते हैं तो अच्छा पढ़ाने में मजा आता है. ओके, वापस से आते हैं टॉपिक के ऊपर. व्हाट आई एम सेइंग कि फॉर एग्जांपल आपको एक ऑब्जेक्ट को नीचे से उठाना है, ठीक है, मतलब यू हैव टू डू फॉरवर्ड बेंडिंग, राइट? तो फॉर एग्जांपल ये मेरे लेग्स हैं, ये पेल्विस है, ये मेरा ट्रंक है, ये मेरा हेड है, और यहाँ पर मुझे चीज को टच करना है. ओके, तो आई नो फॉर टू डूइंग दिस आई नीड रेंज ऑफ मोशन एट लंबाई स्पाइन, at pelvis and at hip. Okay, but for example there is decreased range of motion at lumbar spine, but ये काम करना है तो there will be increased movement at pelvis and hip, right? मतलब compensation तो कहीं ना कहीं होगा ना. तो what we are saying कि when we have pathomechanical problem which is decreasing range of motion, so if it is decreasing range of motion at one segment का मतलब L1 L2 पे कम हो रहा है, या फिर L3 L4 पे कम हो रहा है, and so on. तो whenever there is decrease in one segmental motion, it will result in hypermobility. It will result in hypermobility at another joint. So for example, मेरे lumbar spine पे decreased range of motion हुआ, तो maybe my pelvis will move more or my hip will move more, right? So whenever we do assessment of hypermobility, we have to identify the segment where we have hypermobility, right? And we have to find the segment which has hypermobility also. ठीक है, why? Because we believe in holistic treatment. ऐसा तो नहीं है कि पेशेंट बोलेगा कि यहाँ पे कम हो रहा है तो यहीं सही कर दे. ठीक है, we have to identify कि और कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम है. So for example, आपने आइडेंटिफाई करा कि there is decreased range of motion at L1 L2 segment, but there is increased range of motion at L5 S1 segment. तो बड़ी टेल में क्या अपना ट्रीटमेंट अप्रोच होना चाहिए कभी ये सिनेरियो बनता है तो? हाइपरमोबिलिटी एट L1 L2 एंड हाइपरमोबिलिटी एट L5 S1. पर चलो इसको छोड़ो, ऐसा कर देते हैं हाइपरमोबिलिटी एट हिप जॉइंट. ठीक है, हाइपरमोबिलिटी ऑफ लंबार स्पाइन इज कॉजिंग हाइपरमोबिलिटी एट हिप जॉइंट. सो क्या अपना ट्रीटमेंट अप्रोच रहना चाहिए? सर हाउ डू वी आइडेंटिफाई ईच सेगमेंट? सर आपने पहले आंसर दिया था. देखो, एक क्वेश्चन अभी आया है कि हाउ वी विल आइडेंटिफाई कि कौन सा सेगमेंट हैज डिक्रीज रेंज ऑफ मोशन, राइट? तो उसके बारे में अभी अपन आगे बात करेंगे, बट अपन ने पहले बोला है देयर इज समथिंग व्हिच इज नोन एज जॉइंट प्ले. तो वी हैव टू परफॉर्म जॉइंट प्ले, एंड बाय डूइंग जॉइंट प्ले वी विल आइडेंटिफाई कौन सा सेगमेंट में प्रॉब्लम है. बट मैं अब उसका असेसमेंट पार्ट बताऊंगा, ठीक है? बट अभी जस्ट मुझे एक हाइपोथेटिकल आप बताइए कि फॉर एग्जांपल आई हैव डिक्रीज रेंज ऑफ मोशन एट L1 L2 and hypermobility or increase range of motion at hip. So what you will do? So what you will do for L1 L2 and what you will do for hip? अरे कुछ Sir, भी guess कर दो यार. we will encourage the movement at L1 L2 by giving extensions or which strengthen the muscle at L1 L2, and hypermobility at hip joint. So we will
decrease the we will restrict the movement at hip, but functionally patient कर सकेगा, पण more range of motion we will not allow. एंड एट L1 L2 क्या करने वाले थे अपन? Sir, muscle का spasm reduce करके और we will encourage the strengthening. थोड़ा सा गलत हो गया. So for example, it's very simple. So one of my mentors said me कि physiotherapy is a very simple field. ठीक है? So how it is very simple मैं बताता हूँ. For example, ये brain का structure है, it is named as A. ठीक है? तो we have to just find कि इसका F क्या है. F मतलब इसका function क्या है. तो we have a structure A, अपन को उसका पता चल गया उसका function F. अब अपन को करना है इसका assessment. तो we have to do again A, मतलब assessment of the function. फॉर एग्जाम्पल आपका ब्रेन का एक एरिया है जो कि आपका रिपीटेडली फिंगर टू नोज मूवमेंट कराता है. ठीक है? तो ये इसका फंक्शन है. तो इफ इट इज डैमेज्ड देन दिस फंक्शन विल बी अल्टर्ड. एंड इफ वी हैव टू चेक दिस मूवमेंट कि ये अल्टर हुआ है कि नहीं हुआ है, तो वी हैव टू टेल पेशेंट कि प्लीज डू फिंगर टू नोज टेस्ट. एंड इफ वी आइडेंटिफाई कि देयर इज प्रॉब्लम, तो वी हैव टू टेल पेशेंट टू डू फिंगर टू नोज अगेन एंड अगेन. तो स्ट्रक्चर था, उसका क्या काम था, वही करा के उसका असेसमेंट करा और वही करा के उसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं. ठीक है? तो इफ देयर इज हाइपोमोबिलिटी एट L1 L2, तो वी हैव टू मोबिलाइज इट टू इंक्रीज द रेंज ऑफ मोशन. जो प्रॉब्लम था उसका उल्टा कर दिया. नाउ वी हैव हाइपर मोबिलिटेड हिप जॉइंट. सो फर्स्ट थिंग, ऐसा तो नहीं कर सकते अपन एकदम से उसका पूरा रेंज कम कर दें, बट वी कैन प्रिस्क्राइब स्टेबलाइजेशन एक्सरसाइजेस इन हिप जॉइंट. स्टेबलाइजेशन मतलब स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस. ओके? सो हाइपोमोबाइल जॉइंट, मोबिलाइजेशन एंड मोबिलिटी एक्सरसाइजेस, hypermobilized joint, stability exercises or strengthening exercises. So here this is written in this manual therapy, we have to mobilize the hypermobile joint and stabilizes the hypermobile joint. Okay? चले आगे. सबके मैं आवाज सुनना चाहता हूँ. Yes, sir. Like we are 53 students और सुबह का 10 बजे का टाइम है और अपन ऐसे करके नहीं, दिस इज नॉट राइट. ठीक है? ओके. तो यहां तक अपन ने देखा था. अब फॉर एग्जांपल कि क्लिनिशियन हैज आइडेंटिफाई कि प्रॉब्लम इज इन द न्यूरोफिजियोलॉजिकल मॉडल और देयर इज प्रॉब्लम इन पैथोमैकेनिकल मॉडल, और ही से कि दोनों ही प्रॉब्लम्स है. जरूरी तो नहीं है ना कि सिर्फ एक ही प्रॉब्लम हो सकता है कि ऑल दीज थिंग्स आर इंटीग्रेटेड, तो कुछ भी इंटीग्रेटेड होगा. बट फॉर एग्जांपल वी हैव आइडेंटिफाई कि प्रॉब्लम न्यूरोफिजियोलॉजिकल मॉडल में थी. तो इन मोस्ट केसेस व्हेन वी से कि न्यूरोफिजियोलॉजिकल मॉडल इज एट फॉल्ट, तो देयर इज एक्यूट फेज. तो एक्यूट फेज मतलब अभी है, मोर सीवियर पेन, मोर इन्फ्लामेशन एटसेट्रा. तो वी शुड गो फॉर ग्रेड 1 एंड ग्रेड 2 मोबिलाइजेशन टेक्निक्स. आई विल टेल कि ग्रेड 1 2 3 4 क्या है, बट अभी इतना ध्यान रखना है कि वी हैव टू गो फॉर ग्रेड 1 एंड ग्रेड 2 मोबिलाइजेशन टेक्निक. So when there is a decrease in hypermobility due to pain, when there is pain or when there is decrease in range due to pain, it is known as pain dominant problem. ठीक है? मतलब decreased range of motion due to pain, तो pain dominant problem. जब किसी मैकेनिकल बैरियर की वजह से आ रहा है या फिर देयर इज डैमेज टू सम स्ट्रक्चर, उसकी वजह से वी आर फेसिंग डिक्रीज्ड रेंज ऑफ मोशन, देन इट इज नोन एज रिस्ट्रिक्शन डोमिनेंट प्रॉब्लम. तो पेन डोमिनेंट प्रॉब्लम, रिस्ट्रिक्शन डोमिनेंट प्रॉब्लम. So to treat pain dominant problem, we have to use a technique which is pain dominant technique. Pain dominant technique. And when we have to treat restricted dominant problem, we have to do restriction dominant technique. ठीक है? जो प्रॉब्लम था उसी को करा आपने. तो पेन डोमिनेंट कौन सा टेक्निक है अपना? ग्रेड 1 एंड ग्रेड 2 आर पेन डोमिनेंट टेक्निक्स. एंड इफ our patient is feeling pain or decreased range of motion due to damage to vertebral column, then we have to perform grade 3 and grade 4 mobilization technique. इसके भी बहुत सारे contraindications है, we will learn them in the later in the section. Okay. तो अब बात आती है सर कि what is grade 1, what is grade 2, what is grade 3, what is grade 4? Can anybody tell me क्या होते हैं ये सब चीजें? So grade 1 में there will be deeper contraction. Grade 2 में sir there will be full range of motion, but we can do it in the gravity eliminated plane. थोड़ा सा गलत हो गया. हाँ, मतलब अभी आप MMT की ग्रेड्स बता रहे हैं. ठीक है?
आप एमएमटी की ग्रेड से ही बता रहे हैं, बट अभी अपन को मोबिलाइजेशन की ग्रेड्स पूछ रहे हैं अपन, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4 मोबिलाइजेशन ग्रेड्स। ओके, 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये आपकी हैं एमएमटी की ग्रेड्स। ठीक है, मैं मोबिलाइजेशन की ग्रेड जानना चाहता हूँ किसी से। अरे ऐसा नहीं हो सकता कि आप लोगों को नहीं पता किसी को भी, ऐसा हो Grade सकता है क्या? grade 1 means very slow and rhythmic movement. ओके, Grade 2 fast rhythmic movement. ओके, Grade 4 is all about thrust. ओके, थोड़ा सा गलत है पर चलो कोई बात नहीं है, गुड। ठीक है, तो अपन को यही देखना है भैया कि मोबिलाइजेशन की ग्रेड्स कौन कौन सी होती है। तो हम समझ गए पहले तो मोबिलाइजेशन क्या होता है, वी हैव टू परफॉर्म ग्लाइडिंग स्लाइडिंग मूवमेंट्स एट आवर जॉइंट। ठीक है, इसी को वी कॉल मोबिलाइजेशन व्हेन वी यूज इट एज अ ट्रीटमेंट अप्रोच। ओके, तो देयर वाज अ साइंटिस्ट, so first thing we have mobilization. Okay, so there were 3 scientists. तो 3 साइंटिस्ट कौन कौन से थे? पहला था मैटलैंड, ओके, आई एम राइटिंग इन एमटी मतलब मैटलैंड। दूसरा था अपने पास केटी मतलब कैटलबॉर्न, एंड थर्ड वन वाज मुलिंगन, एमएल। ठीक है, तो देयर वाज मैटलैंड, देयर वाज कैटलबॉर्न एंड देयर वाज मुलिंगन। आपने ऐसा भी देखा होगा, कहीं लिखा होगा स्कूल ऑफ मोबिलाइजेशन या फिर थॉट्स ऑफ मोबिलाइजेशन, है ना, थर्ड ईयर के सिलेबस में लिखा होता है थॉट्स ऑफ मोबिलाइजेशन या फिर स्कूल्स ऑफ मोबिलाइजेशन। तो कैन एनीबॉडी टेल मी कि मैटलैंड मोबिलाइजेशन, कैटलबॉर्न मोबिलाइजेशन एंड मुलिंगन मोबिलाइजेशन में क्या डिफरेंस है, मतलब इनका प्रिंसिपल डिफरेंस क्या है? चलो आई विल टेल यू। सो मैटलैंड वाज अ बंदा, उसने क्या बोला कि यू डू ऑसिलेटरी ग्लाइडिंग मूवमेंट्स, मतलब यू विल डू ग्लाइड but you will oscillate it at the end range. Okay, so whenever we perform glide plus oscillate it, it is known as oscillatory gliding techniques, and this technique was given by Maitland. Then we have Kettlebone mobilization technique. So what Kettlebone said कि you mobilize but रोक के रखो फिर, ठीक है, do not do oscillatory movements। ठीक है, तो what Kettlebone said sustained gliding techniques। तो sustained gliding techniques was given by Kettlebone, फिर oscillatory gliding technique was given by Maitland, and Mulligan was the person, what he said कि what you do कि range of motion do plus mobilization, तो you do mobilization plus movement, so mobilization plus movement was given by Mulligan। ठीक है, तो these are 3 different schools of thoughts, every schools of mobilization: Maitland mobilization, Kettlebone mobilization and Mulligan mobilization। अभी हम जो बात करें वी आर टॉकिंग अबाउट मैटलैंड मोबिलाइजेशन। तो अकॉर्डिंग टू मैटलैंड देयर आर 5 ग्रेड्स: ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4 एंड ग्रेड 5। फॉर एग्जांपल दिस इज माय ग्लेनॉइड कैविटी और ये मेरा हेड ऑफ ह्यूमरस है। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, इसको ग्लाइड करना है, तो आई ग्लाइडेड इट एंटीरियरली, तो मैंने इसको पूरा एंटीरियरली ग्लाइड करा। जब मैंने इसको एंटीरियर ग्लाइड करा तो फॉर एग्जांपल एक नॉर्मल इंडिविजुअल ये इतना आगे आ सकता है, पहले ऐसा था, अब ये इतना आ सकता है। ओके, तो ये नॉर्मल है। तो फॉर एग्जांपल इस पोजीशन को यहाँ पे मैंने लिखा है, और ये पोजीशन मतलब एंड ऑफ रेंज यहाँ पर है, मतलब एनाटॉमिकल बैरियर, मतलब मोबिलाइजेशन यहीं तक हो सकता है। बट चूंकि वी हैव अ डिसीज्ड पेशेंट और अ प्रॉब्लमेटिक पेशेंट, तो अपन बोल रहे हैं उसका जो नॉर्मल जॉइंट प्ले है वो यहाँ तक आ रहा है। तो ड्यू टू पैथोलॉजी जो आपका जॉइंट प्ले कम हुआ है, वी कॉल इट पैथोलॉजिकल बैरियर। सो नॉर्मली वी हैव एनाटॉमिकल बैरियर, बट जो प्रॉब्लमेटिक बंदा आएगा ही हैज पैथोलॉजिकल बैरियर। तो वी नो दिस इज अवर नॉर्मल, दिस इज अवर पैथोलॉजिकल बैरियर, और इसके बाद वी हैव एनाटॉमिकल बैरियर। तो व्हाट मैटलैंड सेड कि आप मोबिलाइज करो एट इनिशियल रेंज, आप सिर्फ इनिशियल रेंज पे मोबिलाइज करो, तो स्लो एम्पलीट्यूड रिदमिक मूवमेंट्स एट इनिशियल ऑफ रेंज, फॉर एग्जांपल 25% ऑफ रेंज इज नोन एज ग्रेड 1 मोबिलाइजेशन। देन ही सेड आप क्या करो, इस फोर्स को आप लेके जाओ 50% ऑफ द रेंज तक। तो कभी आप 50% तक लेके जाए तो व्हाट वी विल कॉल इट, वी कॉल इट ग्रेड 2 मोबिलाइजेशन। बट आप लेके गए, आपको साथ में ऑसिलेट भी करना है, तो ग्लाइड प्लस ऑसिलेट, ग्लाइड प्लस ऑसिलेट, तो ग्रेड 1 एंड ग्रेड 2।
तो व्हाट मैटलिन सेड कि ग्रेड 1 एंड ग्रेड 2 मोबिलाइजेशन क्या करेंगे, दे विल स्टिमुलेट द मैकेनिको रिसेप्टर प्रेजेंट एट आवर जॉइंट, प्लस they will also stimulate Golgi tendon organs which are situated into our muscles. तो इन दोनों को एक्टिवेट करेगा, it will decrease the spasm of muscle. और कभी स्पाज्म ऑफ मसल कम हुआ तो क्या होगा, आपका पेन भी कम हो जाएगा। यही तो अपन थ्योरी की बात कर रहे हैं ना। तो whenever we say कि we will use pain dominant technique, what we are saying कि हम ग्रेड 1 एंड ग्रेड 2 मोबिलाइजेशन टेक्निक का यूज करेंगे, ठीक है। अब थर्ड और फोर्थ की बात आती है। तो थर्ड में वो क्या बोल रहा है आपसे कि आप स्टार्ट करो 50% से। फॉर एग्जाम्पल ऐसा था 50% तक लेके आओगे और 50% से 100% लेके जाओगे, फिर 100 से 50 लाओगे, फिर 50 से 100 लाओगे और फिर 100 से 50 लाओगे। मतलब आप मिडिल रेंज को पकड़ोगे और सिर्फ उसके बाद आप ऑसिलेट करोगे, तो इट विल कम अंडर ग्रेड 3। और कभी आप ऑसिलेट सिर्फ एंड रेंज पे करोगे तो यू विल कॉल इट ग्रेड 4। तो वी हैव ग्रेड 1 मोबिलाइजेशन, ग्रेड 2 मोबिलाइजेशन, ग्रेड 3 मोबिलाइजेशन एंड ग्रेड 4 मोबिलाइजेशन। ग्रेड 1 ग्रेड 2 जो मोबिलाइजेशन से दे कम अंडर पेन डोमिनेंट टेक्निक। इट मींस जब पेशेंट को ज्यादा पेन होगा वी विल यूज ग्रेड 1 एंड ग्रेड 2। बट कभी पेशेंट का मेन कंसर्न इज रिस्ट्रिक्शन ऑफ रेंज ऑफ मोशन, देन वी विल गो फॉर ग्रेड 3 एंड ग्रेड 4 मोबिलाइजेशन, ठीक है। और ग्रेड 5 क्या आता है, मैनिपुलेशन, है ना, जो सडन थ्रस्ट देते हैं, HVLAT, हाई वेलोसिटी लो एम्पलीट्यूड थ्रस्ट, वी ऑल्सो नोन एज क्रायोप्रैक्टिक और मैनिपुलेशन, कम्स अंडर ग्रेड 5 ऑफ मैटलिन, ठीक है। यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन और लिखा हुआ है, इफ यू वांट आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है कि सही नहीं है? हाँ ना कुछ? Yes, sir. Yes, sir. All right, sir. बहुत ही रोता रोता नहीं यस हो रहा है क्या? मतलब इतने कमजोर तो नहीं हो यार मनप्रीत सर। यस सर आ रहा है sir, समझ में। ओके ओके ठीक है, तो ये चीज आप एक बार देख लेना, पर कोई सेंस नहीं है। ओके नाउ अभी हमने सिर्फ बात करा है कि हम ग्रेड 1 मोबिलाइजेशन क्या होता है, 2 क्या होता है, 3 क्या होता है, 4 क्या होता है। इसके बारे में और डिस्कशन अभी थोड़ी देर से करेंगे। बट वी हैव अ न्यू थिंग, वी हैव ट्रैक्शन फॉर डिस्क हर्निएशन। तो आई एम श्योर कि आप में से बहुत सारे लोग क्लिनिशियंस होंगे जो कि पढ़ नहीं रहे, बस अभी थोड़ा सा नॉलेज लेने के लिए आ गए, ठीक है। तो कैन एनीबडी टेल मी, क्या ट्रैक्शन एट वर्टिब्रल कॉलम डिक्रीजेस डिस्क हर्निएशन, यस और नो? कम कर देता है, नहीं करता है? कब कब कर सकता है, कब कब नहीं कर सकता है, क्या लगता है, व्हाट यू थिंक? सुरभि मैम व्हाट यू थिंक, करता है नहीं करता, क्या करता है? नो, ओके, वेरी बोल्ड स्टेटमेंट, नो। कोई ऐसा है नो वाला? चलो नो वाले बता दो कौन कौन हो और फिर बता दो यस वाले कौन कौन हो। ऐसा तो कर सकते हैं, सिंपल। यस नो, यस नो, यस नो, नो नो नो, यस यस, ओके। तो द आंसर इज यस, बट विच Sir, टाइप करता है. ऑफ? करता है, बट किस टाइप का करता है? तो वी नो वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ डिस्क हर्निएशन। तो लेस सीवियर टू मोर सीवियर ऐसे चलेंगे। तो लेस सीवियर इज प्रोट्रूजन या फिर स्लैश हर्निएशन। सो वी से डिस्क हर्निएशन और वी से डिस्क प्रोट्रूजन, सेम बात है। सेकंड थिंग, वी हैव डिस्क एक्सट्रूजन, ठीक है, मोर सीवियर। एंड थर्ड वी हैव डिस्क सिक्वेस्ट्रेशन, ठीक है। तो वी हैव डिस्क प्रोट्रूजन, डिस्क एक्सट्रूजन एंड डिस्क सिक्वेस्ट्रेशन। तो जो आपका है ट्रैक्शन, इट विल ओनली डिक्रीज योर हर्निएशन और प्रोट्रूजन, ठीक है, ये स्टेटमेंट है। बट ये भी बहुत आसानी से अचीव नहीं करा सकता है, तो वो देखते हैं अभी कैसे अचीव करा जाएगा। बट व्हाट वी आर सेइंग कि ट्रैक्शन का भी अपने अप्लाई करा है वर्टिब्रल कॉलम पे, तो व्हाट इफेक्ट वी विल गेट? तो वी विल गेट मसल रिलैक्सेशन। वाई मसल रिलैक्सेशन? जब भी अपन किसी मसल को स्ट्रेच करते हैं, सस्टेन्ड स्ट्रेच करते हैं, whenever we perform sustained stretching, for example passive structure, passive stretching about 15 second to 30 second, what it will do, it will stimulate Golgi tendon organs. Golgi tendon organs are known as, कुछ पता क्या बोलते हैं, टेंसोरिसेप्टर्स। तो Golgi tendon organs are known as tensoreceptors, and whenever these structures will be activated, it will result in muscle relaxation. So sustained stretching, activation of Golgi tendon organ result in muscle relaxation.
तो ये तो हम पेसिव स्ट्रेचिंग की बात कर रहे थे, बट फॉर एग्जाम्पल मैंने पेल्विस को नीचे से पकड़ा, मैंने गर्दन को ऊपर से पकड़ा, एंड नाउ आई एम ट्रैक्टिंग इट और आई एम गिविंग स्ट्रेचिंग टू मसल, है ना, जब खींचेंगे तो मसल तो स्ट्रेच होगा ही से, तो स्ट्रेचिंग ऑफ मसल विल रिजल्ट इन एक्टिवेशन ऑफ जीटीओ एंड देयर विल बी रिलैक्सेशन ऑफ मसल। तो ये भी एक तरीके से हो गया। तो अपन ने आइडेंटिफाई कर लिया, सबसे पहले वी हैव मसल रिलैक्सेशन, फॉर श्योर आसपास जो सॉफ्ट टिश्यूज होंगे वो भी इलोंगेट होंगे। थर्ड है फेसेड जॉइंट डिस्ट्रैक्शन, व्हेन वी विल मेक द टू वर्टिब्रेस अपार्ट, तो जो पीछे आपके पास फेसेड जॉइंट्स है वो भी डिस्ट्रैक्ट करेंगे। और फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट अपने पास है रिडक्शन ऑफ डिस्क प्रोट्रूजन, साफ साफ लिखा हुआ है प्रोट्रूजन। यही हमको देखना है कि हाउ ट्रैक्शन विल डिक्रीज द प्रोट्रूजन ऑफ डिस्क। किसी को पता है क्या कैसे करता हूं, मतलब क्या मैकेनिज्म होगा इसका? कुछ भी आइडिया हो, मतलब कोई भी बता सकता है, मतलब मैं जानना चाहता हूँ कि क्या क्या थ्योरीज अपने माइंड में है। ओके चलो मैं एक बताता हूँ, वैसे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं हम इस चीज को। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये एक वर्टिब्री है, ओके, तो ये बंदा कैसा ना, ये बंदा लेटा हुआ है, सुपाइन लेटा हुआ है, तो आई हैव टू आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर। फर्स्ट थिंग आई हैव स्पाइनस प्रोसेस, तो दिस इज स्पाइनस प्रोसेस एंड दिस इज स्पाइनस प्रोसेस। ये वर्टिब्रल बॉडी है और ये वर्टिब्रल बॉडी है, जो बीच में जा रहा है दिस इज अवर स्पाइनल कॉर्ड, और ये जो यहाँ से एक स्ट्रक्चर निकल रहा है इट इज नोन एज इट इज नर्व रूट या फिर नर्व। ओके, तो दो वर्टिब्रीज अपने पास, वी हैव टू स्पाइनस प्रोसेस, स्पाइनल कॉर्ड गोइंग इनसाइड इट, और यहाँ से अपने पास नर्व निकल रहा है। फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी हियर कि जो डिस्क है इसका जो न्यूक्लियस पल्पोसस है ये पोस्टीरियरली आ चुका है, ठीक है, और यहाँ से इट इज बल्जिंग स्लाइटली, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है इस तरीके से, ठीक है, ऐसा दिखता है वो। अब इसके अंदर कोई भी एरिया बढ़ नहीं सकता है, तो फॉर एग्जाम्पल इसके ऊपर एक वर्टिब्री है एंड आई हैव वर्टिब्री अबव इट। कभी मैं इसको स्ट्रेच करूंगा, कभी मैं इसको कभी मैं इसको खींचूंगा, तो व्हाट विल हैपन कि इस तरफ से डिस्क खींचेगा, इस तरफ से स्ट्रेच होगा, इस तरफ से स्ट्रेच होगा और इस तरफ से स्ट्रेच होगा। तो व्हेनेवर वी विल डू ट्रैक्शन एट लंबर स्पाइन, कभी फोर्स सफिशिएंट है तो वन वर्टिब्री विल गो डाउन एंड वन विल गो अप। कभी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है तो जो डिस्क बीच में है उसके ऊपर भी ट्रैक्शन फोर्स आएगा, और जब भी आपकी डिस्क के ऊपर ट्रैक्शन फोर्स आएगा तो उसके अंदर नेगेटिव डिस्कल प्रेशर बनेगा, नेगेटिव डिस्कल प्रेशर। और जब भी किसी स्ट्रक्चर के अंदर नेगेटिव प्रेशर बनता है उसके अंदर सक्शन क्रिएट होता है। क्या क्रिएट होता है? सक्शन क्रिएट होता है। तो ड्यू टू सक्शन इफेक्ट देयर विल बी नॉर्मलाइजेशन ऑफ लंबर वर्टिब्रल डिस्क प्रोट्रूजन, ठीक है। इसको और एक्सप्लेनेशन कभी आप चाहते हैं तो आपको कैमेरॉन बुक है, ठीक है, फिजिकल फिजिकल एजेंट्स इन रिहेबिलिटेशन बाय कैमेरॉन, ठीक है। इस बुक का रेफरेंस है ये, इसमें बहुत अच्छे से लिखा हुआ है कि हाउ मच फोर्स यू नीड टू इलोंगेट मसल टू प्रोवाइड ट्रैक्शन एट स्पाइन, और कभी आपको डिस्क प्रोट्रूजन के लिए लगाना है एंड यू वांट कि डिस्क अपनी स्पेस पे जगह पर वापस आ जाए, तो कितना कितना फोर्स लगाना है। तो कोई मेरे को बता सकता है क्या कि हाउ मच फोर्स वी नीड कभी डिस्क प्रोट्रूजन को ठीक करना है तो, विच इज एक्चुअली नॉट वेरी इजी, अराउंड 50% ऑफ बॉडी वेट, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल कोई बंदा जो है वो 100 kg का है, ठीक है, तो उसका कभी डिस्क प्रोट्रूजन को कम करना है तो अराउंड वी हैव टू प्रोवाइड 50% ऑफ बॉडी वेट, मतलब 50 kg। तो आप बताओ इट इज पॉसिबल क्या कि आप किसी बंदे के ऊपर 50 kg का वेट डाल दोगे? नहीं है ना। तो मोस्ट इंस्टेंस के अंदर ये चीज आप नहीं कर पाते, ठीक है। बट व्हेन वी टॉक अबाउट सर्वाइकल स्पाइन, तो सर्वाइकल स्पाइन के अंदर वी हैव टू प्रोवाइड लेस फोर्स, अराउंड 1/7 ऑफ बॉडी वेट, ठीक है। तो इतना फोर्स आप लगा सकते हो और बॉडी कैन ऑल्सो हैंडल इट। तो सर्वाइकल स्पाइन पे ट्रैक्शन के इफेक्ट ज्यादा देखने को मिलते हैं एज कंपेयर टू लंबर स्पाइन। वाई? क्योंकि अप्लाइंग फोर्स जो अपन कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा दिक्कत आई। अब 1/6 1/7 डिफरेंट बुक हैज रिटन डिफरेंट थिंग्स, but the standard is 1/7 which was written in Cameron, okay, ठीक है। अब now we have to see कि हाइपोमोबिलिटी के क्या क्या कॉज हो सकते हैं, मतलब व्हाट आर द कॉजेज ऑफ हाइपोमोबिलिटी। so all the structures which are present around spine can cause decreased range of motion or cause hypomobility। तो वो जनरली कौन कौन से हो जाएंगे? हाँ,
Dr. Manish sir, 1/7 of body weight for cervical spine and 50% of body weight for lumbar spine. और एग्जैक्टली किस इफेक्ट के लिए? जब वर्टिब्रीज को अपार्ट करना है, टू अपार्ट द वर्टिब्रीज वी नीड 50% ऑफ द बॉडी वेट. बट फॉर एग्जांपल कि हमारा सिर्फ एम है, तो हमारा एम ही यह है कि हम सिर्फ मसल रिलैक्सेशन के लिए करें, ट्रैक्शन लगाएं, तो फिर वो और कम हो जाएगा, लाइक 12%, 25% ऐसा करके. ठीक है, तो अलग अलग इफेक्ट, अलग अलग फोर्स वी हैव टू अप्लाई. नाउ अपने पास आ रहे हैं कि व्हाट आर द कॉजेस. ओके, क्या आ रहा है अपने पास? व्हाट आर द कॉजेस ऑफ हाइपोमोबिलिटी. तो जितने भी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं अराउंड आवर वर्टिब्री कैन कॉज डिक्रीज रेंज ऑफ मोशन. सही बात है ना? तो जनरली कौन कौन से होते हैं? तो कुछ होते हैं मायोफेशियल कॉजेस हो सकते हैं, मतलब मसल एंड फेशियल कॉज, लाइक अडाप्टिव शॉर्टनिंग हो सकता है, पोस्ट ट्रॉमेटिक एडिशन हो सकता है, स्टारिंग हो सकता है. तो बहुत सारे होते हैं, आप एक बार देख लीजिएगा. जो अपन अभी तक डिस्कस करें मोर और लेस वही चीज थी इसके अंदर. ठीक है, अब पहले बताइए कि चलो ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ ही रहा होगा ना, तो पूछना क्या है. ओके, अब फॉर एग्जांपल कि अपने पास पेशेंट आया था. पेशेंट आने के बाद वी हैव आइडेंटिफाई कि क्या प्रॉब्लम आ रहा है. नाउ वी हैव डिसाइडेड कि वी हैव टू परफॉर्म मोबिलाइजेशन स्लैश मैनिपुलेशन. ठीक है, तो कैसे कैसे चीजों को हमको अपने अकाउंट में रखना पड़ेगा. ठीक है, तो सबसे पहले तो वी हैव टू आइडेंटिफाई कि व्हाट इज द प्रेजेंटेशन ऑफ प्रॉब्लम. मतलब मसल फॉल्ट पे है, सिर्फ पेन हो रहा है, कैप्सुलर टाइटनेस हो रहा है, डिस्क की वजह से रेंज कम हो रहा है. तो रेंज ऑफ मोशन किस चीज की वजह से कम हो रहा है? फॉर एग्जाम्पल यू हैव आइडेंटिफाई कि जो आपका रेंज ऑफ मोशन है वो कम हो रहा है आपका मसल की वजह से, है ना, फॉर एग्जाम्पल. तो अपार्ट फ्रॉम मोबिलाइजेशन एंड मैनिपुलेशन वी हैव टू परफॉर्म मोर थिंग्स, लाइक वी कैन परफॉर्म MET, वी कैन परफॉर्म स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस, वी कैन प्रोवाइड मोबिलिटी एक्सरसाइजेस, राइट. तो जो स्ट्रक्चर डैमेज हुआ है मोबिलाइजेशन प्लस मैनिपुलेशन के, प्लस जो टेक्निक उस पर्टिकुलर चीज को टारगेट करती है, वो भी वी हैव टू इंक्लूड इन आवर प्रोग्राम. ठीक है, तो सबसे पहले वी हैव टू आइडेंटिफाई कि प्रेजेंटिंग कंप्लेंट क्या है पेशेंट का, या फिर व्हाट टिश्यू इज इन प्रॉब्लम, कौन से टिश्यू की दिक्कत आ रही है. दूसरा चीज वी हैव टू आइडेंटिफाई व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ मोमेंटम. ठीक है, तो वो फ्लेक्शन कर रहा है, एक्सटेंशन कर रहा है, स्लाइड फ्लेक्शंस कर रहा है, रोटेशंस कर रहा है, वो कुछ भी मूवमेंट कर रहा है, तो उसकी क्वालिटी कैसी है. क्वालिटी का सेंस क्या बन रहा है? फॉर एग्जाम्पल मैं झुकूंगा तो आई विल बी मोर इंजॉयबल, मैं अच्छे से झुकूंगा, कोई पेन नहीं रहेगा, मेरा कोई भी मूवमेंट बिगड़ेगा नहीं. बट जो डिसीज वाला पेशेंट है उसका करने में कम मन लगेगा, ज्यादा पेन रहेगा, उसके चेहरे पे ग्रिमेंस दिखेगा. तो ये सब वी आर कॉलिंग इट क्वालिटी ऑफ मूवमेंट. देन रेजिस्टेंस फाइल. तो रेजिस्टेंस मतलब वी विल अप्लाई, वी विल चेक एंड फील और वी कैन डू जॉइंट प्ले मूवमेंट्स. ये जब हम करेंगे तो वी विल आइडेंटिफाई कि रेजिस्टेंस कैसा फील हो रहा है, मतलब बोन टू बोन रेजिस्टेंस फील हो रहा है, मसल टू मसल हो रहा है, या फिर हार्ड कैप्सुलर हो रहा है, कैसा हो रहा है. तो अकॉर्डिंग टू एंड फील वी कैन आइडेंटिफाई कि व्हाट स्ट्रक्चर इज कॉजिंग डिक्रीज द रेंज ऑफ मोशन. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने लंबा स्पाइन पे रेंज ऑफ मोशन करे हो फ्लेक्शन का. ठीक है, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन, एंड एट एंड रेंज यू आर आइडेंटिफाइंग कि यू आर फीलिंग बोन टू बोन एनकाउंटर. ठीक है, मतलब जो रेंज ऑफ मोशन रुक रहा है वो बोन से टकराने की वजह से रुक रहा है. तो कैन यू इंक्रीज द रेंज ऑफ मोशन बाय मोबिलाइजेशन? कर सकते हैं क्या? सर शायद नहीं कर सकते, क्योंकि बोन टू बोन हो रहा है, तो इसके बाद हमसे वो हो ही नहीं पाएगा. वो एनफील बोन टू बोन है, तो वो इसके बाद वो शायद सर्जरी से ही ठीक होगा, या बोन टू बोन एनफील से रेंज ऑफ मोशन नहीं इंक्रीज होगा. वो एक है कि आफ्टर बोन टू बोन वी कांट इंक्रीज दैट रेंज ऑफ मोशन. राइट. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल व्हाट वी आर सेइंग कि we can do stretching, we can do mobilization, we can do other things, but these things are not targeted to bone. ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल बोन के अंदर ऑस्टियोफाइट डेवलप हुआ है. हाँ ठीक है, तो व्हाट वी आर सेइंग कि कभी रेंज ऑफ मोशन बोन टू बोन की वजह से रुक रहा है. तो बोन टू बोन से मैं क्या सेंस बन रहा है कि वी हैव डेवलप्ड ऑस्टियोफाइट्स इन अवर बोन. ठीक है, तो कभी ऑस्टियोफाइट्स बन गए तो वी कैन नॉट ब्रेक द ऑस्टियोफाइट्स ना. तो दैट्स वाई कभी अपन को बोन टू बोन फील हो रहा है तो वी विल से कि मोबिलाइजेशन विल नॉट वर्क. थोड़ा वर्क कर सकता है बट कि पूरी तरीके से इट विल इंक्रीज द रेंज, इट्स नॉट पॉसिबल. ठीक है, तो ये चीज हमको आइडेंटिफाई करना है बाय फीलिंग द रेजिस्टेंस. और रेजिस्टेंस कैसे फील करेंगे? एट एंड फील and by performing joint play. Then what is the pathological status of tissue? Like it's in acute condition, or it's in subacute condition, or it's in chronic condition. So according to acute, subacute and chronic condition, our treatment will be different. Okay, so in acute condition
If inflammation is present, we will not perform any mobilization. ठीक है, but if it's in subacute condition, then we can perform the mobilization, but with caution. If it's chronic case, so we can perform mobilization manipulation. But if bony growth is not present, so we have to identify कि actually में what is the state of our problem, so pathological state. Then we have to identify कि patient के symptoms treatment के पहले क्या थे. मतलब for example, patient चल के मेरे पास आया, he said कि I am feeling pain and numbness and tingling and decreased range of motion. You have given the treatment. तो ट्रीटमेंट के टाइम क्या कंप्लेंट बता रहा है, या फिर ट्रीटमेंट के जस्ट आफ्टर वो आपको क्या प्रॉब्लम बता रहा है. इट विल गाइड यू कि भाई कितना करना है, कितना नहीं करना है कि नहीं करना है अगली बार से. ये सब चीजें यू विल आइडेंटिफाई आफ्टर डूइंग द मूवमेंट्स. Then we have to see the indications of treatment, like whether we have to use pain dominant technique or restriction dominant technique, जो अभी अपन पहले बात कर चुके ग्रेड 1, 2, 3 and 4. उसके फिर 2-3 चीजें और हैं, एक बार आप चाहें तो उसको देख सकते हैं. पर मेजर यही है कि पेशेंट आएगा तो वी हैव टू फाइंड कि क्या इस पेशेंट पे ये टेक्निक लगाना जरूरी है या फिर नहीं है. कभी जरूरी है तो व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट एंड हाउ इट विल डिक्रीज द पेन और इंक्रीज द रेंज ऑफ मोशन, लाइक दिस. ओके, so this table represent that relationship between pain to and feel. मतलब pain and feel के साथ कैसे correlate करेगा, plus what could be the pathology and what could be the treatment. Okay, so for example, you are performing end feel, right? You are feeling the end range, ठीक है, and you identify that patient is only feeling pain and there is no resistance. So only pain, no resistance. You are moving the spine, only pain, no resistance. Then we can say it's in hyper acute condition. इसका मतलब बहुत नया है, और बहुत नया मतलब either it's a serious pathology or serious inflammation. So whenever there is serious pathology or serious inflammation, we do not perform any mobilization technique or any manual therapy technique. So what we do, we refer the patient to physician. Okay, for example, a patient come to us, ठीक है, उसने बोला कि I feel back pain, ठीक है ना. When you take patient history, he said कि back pain होता है, अभी क्या हो रहा है ना कि मूवमेंट के साथ बढ़ रहा है, कम हो रहा है, प्लस आई एम फीलिंग नाइट पेन ऑल्सो, प्लस आई फील हैवी स्वेटिंग ऑल्सो, प्लस आई फील अनएक्सपेक्टेड वेट लॉस इन 2-3 months. ठीक है, तो क्या क्या फाइंडिंग हुआ, पेन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग विथ मूवमेंट बट कॉन्स्टेंट एट नाइट, प्लस एक्सेसिव वेट लॉस, प्लस एक्सेसिव स्वेटिंग. तो आप क्या चीज आइडेंटिफाई करोगे और क्या ट्रीटमेंट दे सकते हो. अरे हाँ, इतने सारे बच्चे हैं, कुछ को तो पता होगा ना, 100% पता होगा. पेन है और वेट लॉस है, दो ही. तो सर देयर इज अ चांसेस ऑफ टीबी. But TB most commonly occurs in vertebral column, या thoracic vertebrae ना. Okay. Patient is complaining of pain in lumbar spine. More realistic approach. For sure we will send the patient to physician, but पहले अपन को identify तो हो क्या क्या problem हो सकता है. ऐसा थोड़ी नहीं हर patient आएगा अपने पास तो we will send him to physician. Otherwise अपन खाना कैसे खाएंगे, मतलब पैसे कैसे आएगा. Red flag, yes, red flag refer to physician. But why red flag? What you are suspecting कि इसको ये हो सकता है, जब भी तो we can say ना कि इसको तो अब red flag हो गया है. It could be cancer. तो इन न्यूप्लास्टिक डिसीजेस या फिर इन कैंसर क्या होगा, अनएक्सपेक्टेड वेट लॉस, वेरी स्वेटिंग, मतलब बहुत ज्यादा स्वेटिंग होगा बंदे को, अनएक्सपेक्टेड वेट लॉस होगा और एक्सेसिव पेन होगा. तो दीज आर द साइंस ऑफ कैंसर. सो ऐसा कभी आपको कोई केस दिखता है तो इट्स रेड फ्लैग फॉर आवर प्रैक्टिस. तो वी विल सेंड द पेशेंट टू फिजिशियन. ओके, सो इफ यू आर फीलिंग ऑल पेन, मतलब ओनली पेन, नो रेजिस्टेंस, इट कुड बी हाइपर एक्टिव. इफ पेशेंट इज कंप्लेनिंग ही इज हैविंग कांस्टेंट पेन, constant pain मतलब it is not increasing with any movement or decreasing with any movement, he is also feeling pain at night. So whenever patient say कि I am feeling pain at night, इसका मतलब है कि most probably there is no musculoskeletal problem. क्यों? For example, pain can arise from bones, pain can arise from muscle, pain can arise from ligaments. ठीक है, all these are musculoskeletal structures, but ये इन सबके ऊपर जब स्ट्रेस पड़ता है देन दे प्रोड्यूस पेन. बट फॉर एग्जाम्पल कभी मैं रात को जाकर सो गया तो माई मसल्स आर नॉट वर्किंग,
my bones is not feeling any tension or any compression. उसके बाद फिर my ligaments are not stressed. It means कि जितने भी musculoskeletal system है रात को तो वो खुद भी आराम कर रहे हैं ना, तो कभी वो आराम कर रहे हैं तो they can not produce pain at night most probably. तो कभी आपको पेशेंट बोल रहा है कांस्टेंट पेन है, तो यू कैन आइडेंटिफाई कि उसको कोई ना कोई सीरियस पैथोलॉजी होगा या फिर इसको इन्फ्लामेशन चल रहा होगा. तो इन दिस केस आप क्या करोगे, इस केस में भी आप मोबिलाइजेशन या फिर मैनिपुलेशन या फिर कोई भी मैनुअल थेरेपी नहीं दोगे. फिर और क्या चीज हो सकता है, ये हो सकता है कि पेन आएगा और पेन के साथ साथ यू विल फील द रेजिस्टेंस. पेन प्लस रेजिस्टेंस, पेन प्लस रेजिस्टेंस. तो यू कैन से कि ये जो बंदा है सब एक्यूट कंडीशन के अंदर है, और चूंकि पेन इज द मेन प्रॉब्लम यू कैन गो फॉर ग्रेड 1 ग्रेड 2 मोबिलाइजेशन टेक्निक्स. ठीक है. फिर पेन आफ्टर रेजिस्टेंस भी सेम बात होगा, और नो पेन ऑल रेजिस्टेंस. तो इफ देर इज नो पेन प्लस ऑल रेजिस्टेंस यू कैन गो फॉर ग्रेड 4 या फिर ग्रेड 5 मोबिलाइजेशन. और ग्रेड 5 मोबिलाइजेशन इज मैनिपुलेशन. राइट. ठीक है. पहले सब जने प्लीज अपने कैमरा वापस से ऑन कर लीजिए, फिर आगे का देखते हैं 2-5 मिनट बाद. सब पूजा मैम कैसी हैं आप? सर अच्छी हूँ, आप कैसे बढ़िया हो? है. बस बढ़िया 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 मस्त. ठीक है. इतने लोगों में से इतने ही लोग कैमरा ऑन करते हैं. अभिषेक सर ये क्या बात है, मैं आपको बता रहा हूँ ऐसे ही होता है हमेशा. बच्चे 4 ही कैमरा ऑन करते हैं अपना. ठीक. तो ये तो देखो दोस्तों थोड़ा सा बेसिक सा था. अब थोड़ा सा एक और चीज मैं बताना चाह रहा हूँ, पहले उसको बताते हैं, उसके बाद वी विल कंटिन्यू अवर क्लासेस. ठीक है. तो ओके. तो अभी क्या हो गया ना कि हमने 3 प्रोग्राम्स चला रहे हैं. ठीक है. तो 3 प्रोग्राम अवेलेबल चल रहे हैं. तो आई विल गिव अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू देम, उसके बाद जो अपना बचा हुआ उसको अपन कंटिन्यू करें. ठीक है. तो सबसे पहले तो अभी हमने क्या स्टार्ट करा है ना, हमने ऑनलाइन 1-to-1 क्लासेस स्टार्ट करी. तो 1-to-1 क्लासेस का मतलब क्या हो गया, फॉर एग्जाम्पल कि आप मानते हैं कि आपका 10 तारीख से आपका कोई एग्जाम है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल आपका बायोमैकेनिक्स का 10 तारीख को एग्जाम है, बट यू डोंट नो एनीथिंग. आपको कुछ नहीं आता है, या फिर आपको कुछ आता है, या फिर आपको बहुत सारा आता है, बट यू वांट टू रिवाइज. ठीक है. तो वी कैन हेल्प यू इन दैट. तो आई विल, और या फिर मेरे जो दोस्त है, हमारा ग्रुप है, वो आपको 1-to-1 मेंटरशिप करेगा या फिर चीजें सिखाएगा. ठीक है. तो कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, कितने भी दिन का हो सकता है, कैसा भी हो सकता है. तो ये सारे सब्जेक्ट्स हैं विच वी आर ऑफरिंग. तो इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन डीएम अस. तो जो पैसे वैसे हैं या फिर वो डिस्कस करे जा सकते हैं. दूसरा चीज, अभी हमारा बीपीटी टू एमपीटी प्रोग्राम चल रहा है, जो कि 75 डेज का प्रोग्राम है, जिसको हम 1.5 आवर पर डे पढ़ाते हैं. ये सारे सब्जेक्ट्स हम उसके अंदर कर रहे हैं इंक्लूड, और साथ में हम डाउट सेशंस भी रखते हैं. प्लस जो भी रोज हमारी क्लास होती है उसका रिकॉर्डिंग भी होता है. जैसे आज इस लेक्चर का रिकॉर्डिंग हो रहा है, वैसे रिकॉर्डिंग्स भी होते हैं. तो इफ यू वांट टू, आप वापस से चाहते हैं कि एक बार आपका रिफ्रेश हो जाए या फिर किसी और चीज के लिए आप प्रिपेयर करें, तो आप उसके अंदर भी आ सकते हैं. और लास्ट थिंग, हम 13 नवंबर से पीटी कार्डियोलॉजी की क्लासेस भी स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर ये सारे जो टॉपिक्स है हम कवर करेंगे. ठीक है. इसके अंदर वी विल प्रोवाइड नोट्स, वी विल ऑल्सो प्रोवाइड रिकॉर्डेड लेक्चर्स. तो टेस्ट वगैरह है वो तो होते ही हैं. वही 1 आवर्स पर डे के हिसाब से रहेगा. प्राइस नॉमिनल 2000 रुपीज है, 1 मंथ का प्रोग्राम है. तो कभी आप लोग इंटरेस्टेड है हो तो उसको कर सकते हैं. ठीक है. चलो ये तो अब हो गया साइड में. वापिस से अपन आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर. ओके. हमने यहां तक देखा व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ पेन टू एंड फील, प्लस क्या पैथोलॉजी हो सकता है, प्लस साथ में क्या ट्रीटमेंट हो सकता है. ओके. सो नाउ एक टर्म है अपने पास, मैकेनिकल लो बैक पेन. कोई मेरे को बता सकता है व्हाट इज मैकेनिकल लो बैक पेन? मतलब क्योंकि हम तो उसको मैकेनिकल को ही ट्रीट करते हैं ना. तब मैकेनिकल लो बैक पेन होता क्या है? फिजियोथेरेपिस्ट कैन ट्रीट मैकेनिकल लो बैक पेन. हाँ क्या बता रही मैडम? Mechanical low back pain, it is due to some tightness of muscle or lifting improper weight in inappropriate positions or muscle spasm.
or sprain or strain sometimes may resulted into mechanical low back pain. Okay, lifting heavy weight, right? So if I was lifting heavy weight, I can have PIVD, and PIVD can also cause pain. So it will be said as mechanical low back pain or discogenic pain. सर बट PIV सर फर्स्ट स्टेज है, उसमें तब सबसे ज्यादा पेन ही होगा ना, डिस्क हर्निएशन हो गई तो पहले मसल स्पाज्म, स्प्रेन या स्ट्रेन या इसके लिए PIVD होगा। नहीं ठीक है ना, आप सही कह रहे हैं, मतलब कि इफ देयर इज डिस्कोजेनिक पेन देयर विल बी मसल स्पाज्म, देयर विल बी अदर प्रॉब्लम, ठीक है, बट देयर इज अ टर्म मैकेनिकल लो बैक पेन विच इज वेरी स्पेसिफिक, मतलब उसका डेफिनेशन ही बहुत अलग है। ऐसा बैक पेन, मतलब अ बैक पेन विच हैज नॉट बीन डायग्नोज्ड और विच डजंट हैव एनी मेडिकल डायग्नोसिस। So for example, we have 10 type of diagnosis, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So if our patient pain is not falling under these categories, then we will call it mechanical low back pain. Plus other characteristics, mechanical low back pain increases with some movement and decreases with some movement, ठीक है। कभी आपका पेशेंट फ्लेक्शन में भी पेन बता रहा है, एक्सटेंशन में भी पेन बता रहा है, लेटरल फ्लेक्शन में भी बता रहा है, रोटेशन में भी बता रहा है, then it's not your mechanical back pain. So what I am saying, what is mechanical back pain? The pain which increases with one movement and the pain which decreases with one movement is termed as mechanical low back pain. प्लस उसका कोई डायग्नोसिस नहीं बनाया जा सकता है, मतलब मेडिकल डायग्नोसिस नहीं बनाया जा सकता है। सो पेन हो रहा है, बट पेन कैन अकर ड्यू टू टू पार्ट्स. फर्स्ट थिंग इज हाइपर मोबिलिटी ऑफ जॉइंट एंड सेकंड विल बी हाइपो मोबिलिटी ऑफ जॉइंट. सो देयर विल बी हाइपर मोबिलिटी ऑफ जॉइंट और हाइपर मोबिलिटी ऑफ जॉइंट. तो हाइपर मोबिलिटी के ये सारे फीचर होंगे और हाइपो मोबिलिटी के ये फीचर्स होंगे. तो अभी अपन सिर्फ हाइपो मोबिलिटी के फीचर देखते हैं, बट आप लोग, मैं इस पीडीएफ को ग्रुप में पहुंचा दूंगा, तो आप एक बार देख लीजिएगा कि हाइपर मोबिलिटी के भी क्या क्या फीचर्स होता है. तो हाइपर मोबिलिटी में वही अल्टर्ड पैटर्न ऑफ मूवमेंट, देन देयर विल बी डिक्रीज्ड रेंज ऑफ मोशन व्हेन जॉइंट इज पेनफुल, then tissue swelling will be present, then altered joint movement will be present, you will feel abnormal end feel, मैंने बता चुका हूँ how you will feel the end feel, then there will be inhibition of antagonist, ठीक है. then there can also be the referred pain to buttocks, मतलब आपके थाई तक या फिर उसके एंकर तक, यहाँ तक भी पेन जा सकता है. okay. so what we are talking about hypomobility syndrome. hypomobility की वजह से आपको पेन हुआ, ठीक है, तो you can go for grade 3 and grade 4 mobilization. But if you decide कि you have to go to manipulation, ठीक है, 3 mobilization तो ठीक है, पर if you want to give manipulation to patient, तो उसका कुछ ना कुछ गाइडलाइन होता है. तो what is the guideline? तो we have Flens clinical prediction rule. So can anybody tell me what is clinical prediction rule? ये बहुत सारी चीजों में लगता है. क्लिनिकल प्रिडिक्शन रूल्स क्या होते हैं? वी हैव क्लिनिकल प्रिडिक्शन रूल फॉर मेनी थिंग्स. तो क्राइटेरिया है वो कंडीशंस के ऊपर बेस होती है कि तो हम ये डायग्नोस करते हैं और यही ट्रीटमेंट देते हैं पेशेंट को. ओके, मोर और लेस ठीक है. तो क्या पॉइंट है? फॉर एग्जांपल आई हैव 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट एंड 5. तो 1 2 3 4 5 मेरे पास इतने सारे पॉइंट, ठीक है. तो व्हाट आई एम सेइंग, कभी कोई सा एक केस या फिर कोई सा एक टेक्निक ये सब चीजें को चेक करता है तो आई विल यूज इट, अदरवाइज आई विल नॉट यूज इट. तो फॉर एग्जांपल आई एम सेइंग कि देयर इज क्लिनिकल प्रिडिक्शन रूल फॉर मैनिपुलेशन ऑफ लंबर स्पाइन. देन लंबर स्पाइन को मैनिपुलेट करने के लिए ये सारे जो पॉइंट्स है वो सब होने चाहिए. कभी दीज आर नॉट प्रेजेंट, देन मैनिपुलेशन इज नॉट इंडिकेटेड. व्हाई? क्योंकि मैनिपुलेशन जो होता है इट्स अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम, या फिर ऐसा कह सकते हैं इट्स अ वेरी इंटेंसिव ट्रीटमेंट, ठीक है ना. मोबिलाइजेशन को पेशेंट कंट्रोल कर सकता है, बट इफ वी अप्लाई मैनिपुलेशन टू पेशेंट, पेशेंट को कंट्रोल नहीं कर सकता, ठीक है. जब भी पेशेंट किसी चीज को कंट्रोल नहीं कर सकता है, वो टेक्निक जो है वो इंटेंसिव बन जाती है. फॉर एग्जाम्पल वी हैव टू गिव इंजेक्शन टू पेशेंट, तो पेशेंट को कंट्रोल नहीं कर सकता और इट इज ऑल्सो गोइंग इनसाइड अवर बॉडी, तो इस वजह से वो इंटेंसिव ट्रीटमेंट है. उसी तरीके से मैनिपुलेशन इज इंटेंसिव ट्रीटमेंट, और कभी उसका क्लिनिकल प्रिडिक्शन नहीं बैठ पा रहा है तो यू विल नॉट यूज इट. तो इसमें क्या बोला है? सबसे पहले रीसेंट ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स. फॉर एग्जाम्पल पेशेंट का जो पेन है
या फिर जो रिस्ट्रिक्शन इन रेंज ऑफ मोशन है वो 16 डेज से कम का है, ठीक है, तो यू कैन यूज मैनिपुलेशन वेरी फ्रीली, ठीक है, बट जरूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल पेशेंट का एक दिन में ही पेन आ गया है, तो इट कुड बी इन्फ्लामेटरी प्रोसेस, तो इन्फ्लामेशन में तो हम यूज नहीं करते ना, तो अपन कैसे आइडेंटिफाई करेंगे इस चीज को कि पहले जो अपन ने बात करी वो कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है, मतलब एक्यूट कंडीशन के अंदर नहीं करूंगा, सब एक्यूट के अंदर आई विल डू इट विथ कॉशन, और क्रोनिक के अंदर आई विल गिव इट बट बढ़िया से दूंगा। तो रीसेंट ऑनसेट ऑफ सिम्टम होना चाहिए जो कि 16 डेज से कम का हो। दूसरा, देयर इज अ फियर अवॉइडेंस स्केल होता है, उसके अंदर कोई भी नंबर नहीं आना चाहिए बंदे को। तीसरा ये होना चाहिए कि नंबर हाइपोमोबिलिटी होना चाहिए कम से कम एट वन सेगमेंट, तो आइदर L1 L2 पे होना चाहिए, L2 L3 पे होना चाहिए, L3 L4 पे होना चाहिए, L4 L5 पे होना चाहिए, या फिर सो ऑन होना चाहिए, ठीक है, ये होना चाहिए। फिर कोई भी सिम्टम डिस्टल तो नहीं आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यू सेड कि पेशेंट को PIVD हो रहा है और पेशेंट का पेन जो है सिर्फ बटक्स तक जा रहा है या फिर सिर्फ पोस्टीरियर थाई तक जा रहा है, बट इट इज नॉट गोइंग डाउन टू एल्बो, एल्बो से नीचे नहीं आ रहा है, तो देन यू कैन गो फॉर मैनिपुलेशन। बट फॉर एग्जाम्पल पेशेंट का जो पेन है इट्स गोइंग मोर डाउन, मतलब नीचे तक जा रहा है, एंकल तक जा रहा है, तो क्या सेंस बना रही है चीज कि देर इज मोर हर्निएशन या फिर मोर कंप्रेशन ऑफ नर्व। तो जब मोर कंप्रेशन ऑफ नर्व हो रहा है या फिर और कोई ऐसी चीज हो रही है तो वी विल नॉट परफॉर्म अवर मैनिपुलेशन, ठीक है, तो दिस इज ऑन द फ्लेंस क्लिनिकल प्रेडिक्शन रूल। एक बार आप इसको प्लीज देख लीजिएगा। ओके, सो देर इज अ वेरी फेमस से, if you can make a diagnosis, if you can make a diagnosis, you are 50% there, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल आपके पास पेशेंट आया है पेन से, अब आपको इसका ट्रीटमेंट करना है और ट्रीटमेंट फॉर एग्जाम्पल 100% है और पेशेंट 0 पे आया है, तो कभी आपने सिर्फ इसका डायग्नोसिस ही बना लिया कि ये किस प्रॉब्लम की वजह से आ रहा है, तो आप 50% तो बिल्कुल सही हो चुके हो। फिर यू विल परफॉर्म द ट्रीटमेंट, और ट्रीटमेंट करने के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि आप 50% और आगे जाओगे। तो कहने का सेंस बन गया डायग्नोसिस बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसी तरीके से वी हैव टू बायोमैकेनिकली असिस्ट द सेगमेंट मतलब वी हैव टू चेक L1 L2 L2 L3 L4 L5 कि वेयर इज हाइपोमोबिलिटी, वेयर इज हाइपर मोबिलिटी, कहाँ कहाँ पर है, ठीक है। तो इसके लिए वी हैव टू परफॉर्म 2 टेस्ट, एक होता है ये, एक होता है ये। फर्स्ट मूवमेंट या फिर फर्स्ट टेस्ट का नाम क्या है, PPIVM, व्हाट इज पैसिव फिजियोलॉजिकल इंटरवर्टेब्रल मूवमेंट्स, पैसिव फिजियोलॉजिकल इंटरवर्टेब्रल मूवमेंट, ठीक है। दूसरा होता है PAIVM, तो पैसिव एसेसरी इंटरवर्टेब्रल मूवमेंट। सो जब मैं पूरे स्पाइन को पैसिवली मूव करूंगा, क्यों कर रहा हूं, टू फाइंड एंड फील्ड, टू फाइंड रेंज ऑफ मोशन, पहले मुझे ये करना है, मतलब PPIVM करना है। तो फॉर एग्जांपल मैंने पहले ये करा, उसके बाद मुझे पता चल गया कि लंबर स्पाइन पे पैसिव रेंज ऑफ मोशन कम हो रहा है। फॉर एग्जांपल नॉर्मली लंबर स्पाइन फॉर एग्जांपल 50% बैंड हो जाती है, सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ, ऐसा नहीं होता होगा, पर फॉर एग्जांपल लंबर स्पाइन 50% मूव करता है, ठीक है। और जब अपन ने पैसिव फिजियोलॉजिकल इंटरवर्टेबल मूवमेंट करा तो सिर्फ वो 30 डिग्री मूव करा, तो आपको ये तो आइडेंटिफाई हो गया कि देयर इज डिक्रीज रेंज ऑफ मोशन एट लंबर स्पाइन। बट अभी भी आप ये फिगर आउट नहीं कर पाए हो क्या जो रेंज ऑफ मोशन है L1 L2 पे कम है, L2 L3 पे कम है, L3 L4 पे कम है, कहाँ पे कम है। क्योंकि आप ऐसा तो नहीं करोगे ना, आप सारी वर्टिब्री को मोबिलाइज या फिर मैनिपुलेट करने लग जाओगे, इट विल टेक मोर टाइम, और ऐसा करना भी नहीं है हमको। तो सबसे पहले हम पैसिव फिजियोलॉजिकल मूवमेंट परफॉर्म करेंगे और इसके बाद वी विल परफॉर्म पैसिव जॉइंट प्ले। तो जॉइंट प्ले का मतलब हमको पता ही है कैसे करते हैं, तो एसेसरी मूवमेंट्स हम परफॉर्म करेंगे, और जिस भी सेगमेंट पे हमको एसेसरी मूवमेंट्स कम दिखेंगे वहां पर हम फिर मोबिलाइजेशन या फिर मैनिपुलेशन देने का ट्राई करेंगे। इसी चीज को ये पूरी टेबल के अंदर समझाया गया है, अपन इसी टेबल को एक बार समझ लेते हैं। तो व्हाट इज दैट, सबसे पहले आप क्या करो, PPIVM करो, मतलब पैसिव फिजियोलॉजिकल इंटरवर्टेबल मूवमेंट। तो फ्लेक्शन करिए स्पाइन पे, एक्सटेंशन करिए, लैटरल फ्लेक्शंस करिए, रोटेशंस करिए। तो आफ्टर परफॉर्मिंग दिस टेस्ट वी हैव 3 थिंग्स। तो या तो हो सकता है कि बंदा नॉर्मल हो, या तो हो सकता है हाइपर मोबाइल हो, और हाइपोमोबाइल हो। तो 3 थिंग्स कैन हैपन, आइदर वी विल फाइंड नॉर्मल थिंग या फिर हाइपर मोबाइल, हाइपोमोबाइल। तो कभी नॉर्मल है तो भाई कोई बात नहीं है, समस्या कोई अच्छी बात। फिर क्या हो सकता है, हाइपर मोबाइल हो सकता है, हाइपो मोबाइल हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने रेंज ऑफ मोशन करा के देखा,
पेसिव रेंज ऑफ मोशन और मेरा जो रेंज ऑफ मोशन है वो ज्यादा आ रहा है फ्रॉम नॉर्मल, तो इसका मतलब द सेगमेंट इज हाइपर मोबाइल। अब हाइपर मोबाइल जब रहेगा तो आई हैव टू परफॉर्म स्टेबिलिटी टेस्ट। तो देयर आर डिफरेंट टेस्ट विच असेसेस द स्टेबिलिटी ऑफ लंबर स्पाइन, तो वो सब मैं परफॉर्म करूंगा। फिर भी दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। पहली पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये टेस्ट पे वो बंदा पॉजिटिव आ जाए या फिर बंदा नेगेटिव आ जाए। कभी स्टेबिलिटी टेस्ट आपने लगाया और पता चला कि बंदे की स्टेबिलिटी तो बहुत कम है, तो ये पेशेंट हो गया अनस्टेबल। और वेन एवर देर इज अनस्टेबल पेशेंट, अपन क्या करेंगे, मैनिपुलेशन तो देंगे नहीं ना, मोबिलाइजेशन तो देंगे नहीं ना, वी विल गो फॉर स्टेबिलिटी एक्सरसाइजेस। बट फॉर एग्जाम्पल आपने जब स्टेबिलिटी टेस्ट लगाया और यू आइडेंटिफाई कि पेशेंट तो स्टेबल है, तो पेशेंट स्टेबल है तो कोई ट्रीटमेंट नहीं। ठीक है, तो वापस एक बार देखते हैं, हमने पेसिव फिजियोलॉजिकल इंटरवर्टेबल मूवमेंट्स करे, वी कैन आइडेंटिफाई और वी कैन फाइंड थ्री थिंग्स। फर्स्ट थिंग कि पेशेंट नॉर्मल हो, सेकंड थिंग कि पेशेंट हाइपोमोबाइल हो, पेशेंट हाइपर मोबाइल हो। हाइपर मोबाइल है, स्टेबिलिटी टेस्ट लगाऊंगा, अलग बात है। नाउ फॉर एग्जांपल कभी पेशेंट हाइपोमोबाइल निकलता है, तो व्हाट वी विल डू, वी विल परफॉर्म पेसिव एसेसरी इंटरवर्टेबल मूवमेंट्स। ठीक है, तो L1 L2 L2 L3 L3 L4 L4 L5 सभी पे मैं करके देखूंगा। तो मैं सुपीरियर ग्लाइडिंग दूंगा, इंफीरियर दूंगा, इंटीरियर ग्लाइडिंग दूंगा, मतलब आई कैन गिव मेनी ग्लाइडिंग्स। ओके, पेशेंट हाइपोमोबाइल निकला, पेसिव फिजियोलॉजिकल इंटरवर्टेबल मूवमेंट्स पे आई परफॉर्म्ड पेसिव एसेसरी इंटरवर्टेबल मूवमेंट्स। सो अभी भी दो चीज हो सकती है। पहली चीज तो ये हो सकती है कि पहले भी हाइपोमोबाइल निकला, मतलब इस केस के अंदर भी हाइपोमोबाइल निकला, प्लस जब मैंने एसेसरी मूवमेंट्स करे जब भी सेगमेंट हाइपोमोबाइल निकला। इसका मतलब क्या है, जो प्रॉब्लम लाई कर रही है वो इंट्रा कैप्सुलर है या फिर इंट्रा आर्टिकुलर प्रॉब्लम है, मतलब जो रेंज कम हो रहा है वो आपके जॉइंट की वजह से कम हो रहा है। बट फॉर एग्जाम्पल जब मैंने पैसिव मूवमेंट्स करे, जब मैंने आइडेंटिफाई करा कि पेशेंट का रेंज कम हो रहा है, बट जब मैंने एसेसरी मूवमेंट टेस्ट करे तो पेशेंट का रेंज या फिर जो मूवमेंट्स थे वो नॉर्मल आ रहे थे, तो क्या हो गया, अपन ये बोल सकते हैं कि जो जॉइंट के अंदर प्रॉब्लम या फिर जो रेंज ऑफ मोशन कम हो रहा है वो जॉइंट की वजह से नहीं हो रहा है। वापिस से मैं बना के दिखा रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने पेसिव फिजियोलॉजिकल इंटरवर्टिब्रल मूवमेंट्स परफॉर्म करे, फॉर एग्जाम्पल फ्लेक्शन करा, एक्सटेंशन करा। फॉर एग्जाम्पल फ्लेक्शन का जो पेशेंट है वो कम हो गया, तो what I will do, I will perform passive accessory intervertebral movement। ठीक है, अब दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। पहली पॉसिबिलिटी तो ये हो सकती है कि इसके अंदर भी पेशेंट का रेंज कम हो रहा है। ठीक है, तो what I will say कि जो हाइपोमोबिलिटी हो रही है वो जॉइंट की वजह से हो रही है। बट फॉर एग्जाम्पल फिजियोलॉजिकल मूवमेंट या फिर पेसिव मूवमेंट्स के अंदर तो क्या हो रहा था, रेंज कम हो रहा था। बट व्हेन आई परफॉर्म एसेसरी मूवमेंट्स, जब क्या हुआ, जो पेशेंट है उसका रेंज अपन को नॉर्मल दिखा। तो व्हाट इट डिपिक्ट्स कि जो प्रॉब्लम है वो जॉइंट के अंदर नहीं है, वो प्रॉब्लम मसल्स के अंदर है या फिर और स्ट्रक्चर्स के अंदर है, एक्स्ट्रा कैप्सुलर स्ट्रक्चर्स के अंदर। तो दोनों चीज आइडेंटिफाई करके ट्रीटमेंट अप्रोच अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड चीज है बट फिर भी हमको पता होना चाहिए, क्योंकि हम जब भी दूसरे जॉइंट पे भी मूवमेंट्स करेंगे तो हम ये आइडेंटिफाई कर पाए कि जो प्रॉब्लम आ रहा है वो इंट्रा कैप्सुलर या फिर इंट्रा आर्टिकुलर प्रॉब्लम है या फिर वो एक्स्ट्रा आर्टिकुलर प्रॉब्लम है। ठीक है, ये कभी किसी को और डिटेल में समझना हो तो वो मेरे को बता सकता है। ओके, इसके बाद हमने क्या करा, हमारे पास पेशेंट आया कि सर ये प्रॉब्लम हो रहा है, तो आपने पेशेंट का असेसमेंट करके ये आइडेंटिफाई कर लिया कि इसको क्या समस्या हो सकती है, इसको इंट्रा आर्टिकुलर एक्स्ट्रा आर्टिकुलर है, मेरे को क्या ट्रीटमेंट अप्रोच करना है, ये सब चीजें मैंने सोच। ये सब चीजें सोचने के बाद अब मुझे टेक्निक अप्लाई करना है। तो मोबिलाइजेशन करने के लंबाई स्पाइन पे बहुत सारी टेक्निक्स होती है, तो इंपॉर्टेंट इज पेल्विक अपवर्ड एंड पेल्विक डाउनवर्ड टेक्निक। ये सब इसके डायग्राम से कि किस तरीके से आप आपके लंबाई स्पाइन को यू कैन मोबिलाइज एंड यू कैन मैनिपुलेट। तो दीज आर द डिफरेंट डायग्राम्स जहां पे चीजों को और अच्छे से समझा रखा है, बट इनका एक्सप्लेनेशन इज आउट ऑफ स्कोप ऑफ आवर वेबिनार। मतलब इस वेबिनार के अंदर इस चीज को अपन डिस्कस नहीं कर सकते कि ये कैसे मोबिलाइज कर रहे होगा या फिर कैसे मैनिपुलेट कर रहे होंगे। बट माय एडवाइस इज कभी आप चाहें तो इसको एक बार पढ़ें और उसके बाद यू कैन आइडेंटिफाई और यू कैन सर्च इट ऑन यूट्यूब। ठीक है, तो यूट्यूब पे भी बहुत सारी बार अच्छी चीजें मिल जाती है। अदरवाइज जो भी आपके प्रोफेसर वगैरह होंगे वो आपको बता सकते हैं कि किस तरीके से आपको मोबिलाइज करना चाहिए। बट सिर्फ मोबिलाइज कैसे करते हैं वो पता होना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ऑल द टेक्नीशियंस नो कि हाउ टू परफॉर्म मोबिलाइजेशन एंड मैनिपुलेशन, बट व्हेन टू डू, व्हेन नॉट टू डू, कभी करने तो क्या इफेक्ट आ रहा है,
कब नहीं करना है, कब करना है, ये सब चीजें आपको आइडेंटिफाई करनी है और ये सब आपको पता होना चाहिए, जब भी यू विल बिकम अ सक्सेसफुल फिजियोथेरेपिस्ट। ठीक है, तो क्यों करना है, कैसे करना है, कब करना है, ये सब चीजें पहले आइडेंटिफाई होना चाहिए, उसके बाद प्रैक्टिस से करते करते आ जाते हैं चीजें। ओके, एट द एंड कि कब करना है, कब नहीं करना है। तो कब करना है इसका मतलब तो अपन समझ चुके हैं, जब पेन डोमिनेंट प्रॉब्लम हो, जब पैथो मैकेनिकल प्रॉब्लम हो, एक्यूट में करना है नहीं करना है, क्रोनिक में करना है नहीं करना है, सब एक्यूट में करना है नहीं करना है, ये सब चीजें तो अपन समझ चुके हैं। बट नाउ वी हैव टू आइडेंटिफाई कि भैया रेड फ्लैग्स क्या हो सकते हैं, उसके येलो फ्लैग्स क्या हो सकते हैं। तो कोई कैन एनीबडी ओके, मेरी आवाज आ रही है? यस सर, अभी आ रही है। ओके, एक्चुअली ना यार यहाँ पे लाइट बहुत जा रही है, तो मेरी लाइट गई तो मेरा वाईफाई ऑफ हो गया, बट कोई बात नहीं, थोड़ा ही बचा हुआ है, अपन ऐसे डिस्कस कर लेते हैं। ओके, सो कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट इज रेड फ्लैग, व्हाट इज येलो फ्लैग, ये सब करके। Red flags are the conditions that gives us command that we have to refer the patient to the physician. We have not treat the patient. There is a chances of spread of tumor, malignancy, or chances of spread of disease to other part of the organ. ओके, व्हाट आर येलो फ्लैग्स? Yellow flags are the condition which we Flags तो treat ठीक, the disease but with cautions or precautions. ओके, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ये बहुत इजी चीज है। फॉर एग्जांपल आप आपकी कार लेके एक ट्रैफिक लाइट पर रुके हुए हैं, ठीक है, तो यू विल फाइंड 3 लाइट्स। तो फर्स्ट लाइट विल बी रेड, सेकेंड लाइट विल बी येलो, एंड थर्ड लाइट विल बी ब्लू। ठीक है, तो रेड लाइट, येलो लाइट एंड ब्लू लाइट। तो वेन एवर देर इज रेड लाइट, तो व्हाट विल डू, अपन अपनी कार को रोक लेते, वी स्टॉप अवर कार, भाई मत जा आगे। तो सेम चीज, when we find certain problems in our patient, we stop ourselves from treatment, अपन ट्रीटमेंट करना रोक देते हैं। व्हाट वी से कि ये ज्यादा सीरियस प्रॉब्लम है या फिर इनका ट्रीटमेंट फिजियोथेरेपी नहीं है, तो वी विल रेफर द पेशेंट टू कंसर्न फिजिशियन और कंसर्न स्पेशलिस्ट। फॉर एग्जांपल आई आइडेंटिफाई कि कैंसर हो रहा है, तो आई विल रेफर द पेशेंट टू कैंसर सर्जन, या फिर कैंसर के जो डॉक्टर्स है उनके पास। ऑर्थोपेडिक का कुछ ज्यादा सीवियर प्रॉब्लम हो रहा है, तो आई विल कंसल्ट ऑर्थोपेडिक सर्जन। ओके, नाउ वी हैव सम येलो फ्लैग्स। तो व्हाट इज येलो फ्लैग, भाई जा, बस आराम आराम से है ना। फॉर एग्जांपल अभी येलो हो गया आपका ट्रैफिक लाइट, तो आप कैसे जाते हैं, हम कार को लेके जाते हैं बट कार की स्पीड कम कर लेते हैं, तो वी गो बट स्लोली। तो क्या कहने का मतलब है, कभी आपको येलो फ्लैग्स पेशेंट के अंदर देखने को मिलते हैं, तो यू ट्रीट द पेशेंट बट वेरी कॉशियसली, आप बहुत आराम से बहुत चीजों को समझ समझ के करते हैं। एंड देर आर येलो फ्लैग्स, सॉरी, एंड देर आर ब्लू फ्लैग्स। तो ब्लू फ्लैग का मतलब तो भाई जा, बहुत तेज लेके जा। ठीक है, तो ये तो जितनी भी चीजें हम ट्रीट करें वो सब में आती है। तो वी हैव सम रेड फ्लैग्स, वी हैव सम येलो फ्लैग्स। अभी जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो सब अपन मिक्स करके देख रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग इज कि पेशेंट इज हैविंग रेडिकुलर पेन। रेडिकुलर पेन मतलब पेन ओरिजिनेटेड इन लंबर स्पाइन बट गोइंग अप टू एंकल। ठीक है, स्पेशली बाइलेटरल। फिर पेरिस्थीसिया, स्पेशली बायलैटरल। तो कैन एनीबडी टेल मी कि बायलैटरल होना क्यों मोर प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है कंपेयर टू यूनिलैटरल प्रॉब्लम। यहाँ पे ऐसा यूनिलैटरल लिखा हो सकता था ना, व्हाई ही इज कंसर्न मोर अबाउट बायलैटरल प्रॉब्लम्स। ठीक है, बायलैटरल 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 बायलैटरल, एवरीथिंग बायलैटरल। तो ऐसा क्यों, मतलब यूनिलैटरल लिखो ना भाई, क्या मत लिखो भाई, नहीं, यू डोंट थिंक सो? So now, in bilaterals, both the nerve roots are coming from the lumbar spines are get involved in the problem. ओके, और बेटर एक्सप्लेनेशन, चलो ये मेरे को पढ़ के बताना कोई। ठीक है, आप लोग खुद सर्च करिएगा कि व्हाई बायलैटरल प्रॉब्लम्स आर मोर डेंजरस देन यूनिलैटरल प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो वी आर कंसर्न विद रेडिकुलर पेन व्हिच इज स्पेशली बायलैटरल, पेरिस्थीसिया व्हिच इज स्पेशली बायलैटरल,
Then we have severe somatic sciatica. So somatic matlab muscular. So if there is compression of sciatic nerve, it will result in weakness of muscles. So it is known as somatic sciatica. So somatic sciatica bilateral. For example, extensor hallucis longus of left lower limb plus extensor hallucis longus of right lower limb. Both are affected. Then we will say कि ज्यादा problematic situation है as compared to कि सिर्फ एक तरफ की weak हो रही है. ठीक है, तो we are more concerned with bilateral problems. Then motor paralysis मतलब की weakness. Then sensory paralysis मतलब sensory weakness. Then we have saddle paresthesia and saddle anesthesia. So can anybody tell me what is saddle anesthesia or saddle paresthesia और कौन सा nerve इसके अंदर involved हो रहा है? सैडल पेरेस्थीसिया तो पता होगा यार, ऐसा हो ही नहीं सकता. हो सकता है सर? अरे दिस कांट हैपन. ऐसा नहीं हो सकता कि सैडल पेरेस्थीसिया क्लास में किसी को नहीं पता हो. सर पेरिनियम या ग्रोइन एरिया में टिंगलिंग सेंसेशंस. हाँ, पेरिनियल एरिया के अंदर प्रॉब्लम. ठीक है, कौन सा नर्व की वजह से हो रहा है ये? दिस इज नॉट गुड. ठीक है, सीरियसली मुझे ऐसा लगा नहीं था कि ऐसा होगा, बट दिस इज नॉट अ गुड साइन. आप लोगों को ये सब चीजें पहले से पता होनी चाहिए. ठीक है, व्हाट इज सैडल एनेस्थीसिया, व्हाट इज सैडल पेरेस्थीसिया. ठीक है, ये सब प्रॉब्लम्स क्या होती है, कॉर्डा इक्वाइनस सिंड्रोम क्या होता है. ठीक है, कोई बात नहीं है, पढ़ लीजिएगा. ठीक है, व्हाट इज सैडल. और ठीक है, मैं बता देता हूँ Coccygeal spinal nerve. कॉक्सिजल स्पाइनल नर्व नहीं, एग्जैक्ट स्पाइनल नर्व, नेम ऑफ अ नर्व. ओके, नेम ऑफ सिंड्रोम. एक सिंड्रोम के अंदर हमको देखने को मिलता है सैडल एनेस्थीसिया, पेरिनियल एनेस्थीसिया. चलो मैं बताता हूँ व्हाट इज सैडल एनेस्थीसिया. कॉर्डा इक्वाइनस ज्यादातर देखने को मिलेगा आपको, कॉर्डा इक्वाइनस. चलिए मैं बताता हूँ कि एग्जैक्टली क्या चीज है. फॉर एग्जांपल कि दिस इज अवर एनस and this is female's vagina. Okay, so area between anus and vagina is known as perineal region. Okay, so if there is anesthesia over perineal region, it is known as saddle anesthesia. ठीक है, तो the perineal area is supplied by pudendal nerve. उसका रूट वैल्यू है आपके पास S2, S3 and S4. So if there is compression of S2, S3, S4, there will be paralysis या फिर paresis over perineal area. This is known as saddle anesthesia. ठीक है, and this is red flag. Why this is red flag? Because most commonly it occurs in cauda equina syndrome. ठीक है, तो cauda equina syndrome में आपको most commonly saddle anesthesia देखने को मिलता है, and it's a red flag for a physical therapy treatment. तो पहले आप पेशेंट को पहुंचाओगे फिजिशियन के पास, उसके बाद फिर उसको स्टेबल करेगा, जब वो आपको बोलेगा भाई कर, जब आप करोगे चीज को. ओके, फिर ये बहुत सारी चीजें, वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस ऑल दिस थिंग्स, बट ये वाला पॉइंट मेरे को डिस्कस करना है, विच इज नोन एज सेगमेंटल और मल्टी सेगमेंटल हाइपोरिफ्लेक्सिया और ए रिफ्लेक्सिया. मल्टी सेगमेंटल. सो अ स्टेटमेंट इज, फॉर एग्जांपल दिस इज L1, दिस इज L2, दिस इज L3 एंड दिस इज L4. ठीक है, so L1 nerve root passes here, L2 nerve root passes here, L3 nerve root passes here, L4 nerve root passes here. ये अपन को पता है. फॉर एग्जाम्पल यहां पर मतलब डिस्क बिटवीन L1 and L2 is herniated. It can cause paralysis or problem in only two segments. What I am saying, for example L1 L2 के बीच में डिस्क प्रोलैप्स हुआ है, तो it can either compress L1 nerve or it can compress L2 nerve, but it cannot compress L3 nerve. तो सिर्फ वो दो सेगमेंट को ही इन्वॉल्व कर सकता है. बट फॉर एग्जाम्पल पेशेंट को जब आपने असिस्ट करा तो L1 भी अफेक्टेड है, L2 भी अफेक्टेड है, L3 इज ऑल्सो अफेक्टेड, L4 इज ऑल्सो अफेक्टेड, L5 is also affected. It means there is involvement of multi segments. So if there is involvement of multi segment, it's not a case of single PIVD. Either multiple PIVD is occurring और कोई सीरियस प्रॉब्लम हो सकता है. तो ये भी आपके लिए कॉन्ट्राइंडिकेशन है. ठीक है, ये वाला पॉइंट आप लिख लीजिएगा
कि PIVD कैन ओनली इन्वॉल्व 2 सेगमेंट्स, ठीक है। कभी बाद में कभी अपन मिलेंगे तो और इसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। फिर और इसके कुछ कुछ हैं, ये आप एक बार देख लीजिएगा। ये भी 2 और टेबल्स हैं, जो चीजें मैंने आपको पहले बताई हैं वो इन्होंने और बेटर वे में टेबुलेटेड फॉर्म में बता रखा है, ठीक है। तो कभी आपकी इच्छा हो तो आप एक बार देख सकते हैं, ठीक है। सो दिस वाज अवर छोटू सा वेबिनार जो कि संडे को हमने रखा था, ठीक है। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो बताइए, अच्छा लगा, बेकार लगा, कोई सेंस नहीं था, टाइम पास करा दिया, आराम से सोते, क्या लगता है? सर बहुत थोड़ा मैं informative जानना था, चाहता हूँ। बहुत अच्छा था ओके, इन्फॉर्मेटिव था, as ओके, ठीक है, always. थैंक It यू, was a good session. ओके, थैंक यू सर, गुड, ओके, ठीक है। तो जो अपन ने पढ़ा है, ठीक है, मैं एयर एनेस्थीसिया क्या होता है? आई डोंट नो अबाउट एयर एनेस्थीसिया। सैडल बोल रहे हैं क्या? तो कहने का सेंस क्या है मेरा कि अब जो भी अपन टॉपिक पढ़े, ठीक है, आप लोग भी पढ़े, तो ऐसा अपन को पढ़ना है कि उसको अपन क्लिनिकल पॉइंट्स में कोरिलेट कर पाए। तो देयर इज अ वेरी फेमस से कि योर नॉलेज इज नथिंग, आपका नॉलेज का कोई वर्थ नहीं है, ठीक है, आपको कितना तक कोई सेंस नहीं है अनटिल अनलेस यू कैन अप्लाई इट। तो ये सब की, ये मूवमेंट्स क्या है, ये स्ट्रक्चर्स क्या है, ये डिस्क क्या है, ये क्यूट से सर कौन है, कोई भी इंफॉर्मेशन कोई सेंस नहीं बनाती है। कब तक सेंस नहीं बनाती है? जब तक आप इसको कोई क्लिनिकल पॉइंट्स में ना जोड़ पाओ, या फिर यू कैन अर्न मनी फ्रॉम इट। तो आप जो भी पढ़ रहे हो उसको कोरिलेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, जब भी आप लॉन्ग टर्म तक इस चीज को याद रख पाएंगे। अदरवाइज ये तो सब वेस्ट ऑफ टाइम है। इससे तो बेटर है कि एक वेबिनार तो नहीं देखें, एक वेब सीरीज देखें हम, ठीक है। तो आई प्रीफर सीइंग नॉट वेबिनार्स, वेब सीरीज, ठीक है। तो कभी आप याद कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, अप्लाई कर पा रहे हैं तो सेंस, ठीक है। अब कभी आप लोग चाहें तो जो भी हमारे प्रोग्राम्स वगैरह चल रहे हैं, यू कैन इनरोल इन देम। कभी आपको कोई भी डाउट है, कुछ पूछना है, इन जनरली भी पूछना है, तो आप कर सकते हैं, ठीक है, ज्वाइन। ठीक है, सैडल एनेस्थीसिया में बताता हूँ, ओके ओके, सैडल एनेस्थीसिया में बताता हूँ, उसके बाद फिर रुकना, एक और पॉइंट में बोलूंगा। फॉर एग्जाम्पल कि वी हैव मेल्स एंड वी हैव फीमेल्स, ठीक है। तो वी हैव एनस इन बोथ मेल एंड फीमेल, एंड इन मेल्स वी हैव penis and in female we have vagina. तो एरिया बिटवीन एनस एंड मतलब एनस एंड पीनस या फिर एनस एंड वेजाइना इज नोन एज पेरिनियल एरिया, वी कॉल इट पेरिनियल एरिया, राइट। अब ये जो पेरिनियल एरिया का स्किन है इज सप्लाइड बाय अ नर्व which is known as pudendal nerve, it is known as pudendal nerve. So if in case pudendal nerve is compressed, so in which case pudendal nerve is compressed, इसके जब नर्व रूट्स कंप्रेस होंगे तो इसका जो रूट वैल्यू हो गया अपने पास S2 S3 S4। so whenever there is compression of S2 S3 S4 nerve root, there will be compression of pudendal nerve. If pudendal nerve is compressed, then its function will be affected, और इसका function क्या है? Sensory supply to perineal area. So compression of pudendal nerve will result in sensory abnormalities at perineal area, or sensory abnormalities at perineal area will result in an anesthesia at perineal region, which has a special name, which is known as saddle anesthesia. ठीक है, आई होप थोड़ा समझ में आ गया होगा। फिर भी डाउट रहता है तो आगे और देखेंगे, ठीक है। लास्ट थिंग आई वाज सेइंग कि जैसे अपन ने वेबिनार तो कर ही लिया है, तो प्लीज एक काम आप लोग करिएगा कि वॉट एवर यू फेल्ट, मतलब जो भी आपको लगा होगा इस वेबिनार के बारे में, तो प्लीज शेयर विद अस, ठीक है। इससे हमको फीडबैक मिलता है। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताने वाला हूँ कि हम नियर फ्यूचर में नेक्स्ट संडे या फिर उसके नेक्स्ट संडे को एक और वेबिनार रखने वाले हैं, जिसके अंदर आई विल डिस्कस कि व्हाट थिंग्स यू शुड रिमेंबर, या फिर क्या चीजें आपको पता होनी चाहिए टू क्रैक एनी एमपीटी एग्जाम, ठीक है। या फिर जो मेरे एक्सपीरियंसेस थे वो समय शेयर करूंगा। तो इफ यू वांट यू कैन कम। एंड लास्ट थिंग कि ये सारी चीजें सिर्फ मेरे अकेले से पॉसिबल नहीं हो सकती है, इसके लिए आई नीड 2 इंपॉर्टेंट मेंबर्स। पहली मैडम का नाम है डॉक्टर इंद्राक्षी देशमुख मैम, उन्होंने ये सब चीजें करवाई हैं। और दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन हमारी टीम के अंदर डॉक्टर कौशिकी मूले मैम है। इन सब की वजह, इनसे ही ये चीजें पॉसिबल हो पा रही है, ठीक है। तो कभी आप चाहें तो यू कैन ऑल्सो थैंक टू देम, और मैं भी उनको थैंक यू बोलता हूँ, ठीक है, ओके, ठीक है। तो सी यू इन नेक्स्ट वेबिनार, और कभी आप क्लास अटेंड करते हैं तो क्लास के अंदर, ओके। सो बाय बाय, टेक केयर, स्वीट ड्रीम्स।